नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 92। एक परिवार में लोगों की संख्या है। शांतिपूर्वक ब्रेकअप हो गया। क्या ये सही है? उस समय क्लास में इतने सारे गवाह थे, मुझे याद नहीं कि ऐसा हुआ था, है न? राहुल मेहता ने व्यंग्य किया। नेहा कपूर स्पष्ट रूप से घबराई हुई थीं। विक्रम पटेल ने लियू त्यानई को देखा और बिना मुस्कुराए कहा, भाई, आपको अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। भले ही आप केवल प्यार में हो, आप शादी न करें, लेकिन आपका चरित्र अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार जो जू के करीब हैं वे करीबी स्याही हैं। सही बात है भाई, प्यार में पड़ने से पहले पता लगाना पड़ता है कि आप सच्चे प्यार हैं या सामने वाला किस तरह का विकल्प तलाश रहा है। अमित खन्ना हंस पड़े। लियू त्यानई ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? स्पष्ट करो। अपने बॉयफ्रेंड को गुस्से में देखकर नेहा कपूर को कोई परवाह नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं वे तीनों मामला रफा दफा न कर दें, और वे तुरंत गुस्से में आ गईं और बोलीं, तुम तीनों बीमार हो। अर्जुन सक्सेना और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब मेरा बॉयफ्रेंड और मैं बहुत अच्छे हैं। आप अकेले में खटास पैदा करने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढना चाहेंगे, और मेरे बॉयफ्रेंड के सामने अपनी जीभ चबाने के लिए दौड़ना नहीं चाहेंगे। अमित खन्ना ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? नेहा कपूर, मैं आमतौर पर बुरे काम नहीं करता, और मुझे आधी रात को दरवाज़ा खटखटाने वाले भूतों से डर नहीं लगता। तुम जितनी ज्यादा बेचैन हो, उतना ही इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में भूत हैं। बहरहाल, भाई अर्जुन से रिश्ता तोड़ने के लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। यानी भाई अर्जुन के तुमसे अलग होने के बाद अब जिंदगी खुशहाल है। उसकी न सिर्फ एक खूबसूरत स्कूल गर्लफ्रेंड है, बल्कि उसने एक दुकान भी खोल ली है। ये वाकई करियर, प्यार और परिवार के लिए अच्छी फसल है। हमारी स्कूल गर्ल की भाभी न केवल सुंदर है, बल्कि एक समृद्ध पति भी है। भाई अर्जुन और भाभी एक साथ हैं। 3 बच्चों की बात तो दूर, उनका करियर भी चल निकला है। निश्चित रूप से एक अच्छी महिला को ढूंढना एक आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों ने साथ में गाना गाया और बातें करना ही काफ़ी नहीं था। अमित खन्ना ने सुबह की तस्वीरें, चहल पहल वाली दुकान, दरवाजे पर लगी लंबी कतार और अर्जुन सक्सेना के परिवार के प्यारे प्यारे 3 बच्चों को दिखाया। भाई अर्जुन के परिवार के 3 बच्चों को देखो, कितने प्यारे हैं। आज लैंगगिस्टो भी बहुत जीवंत है, और मैं निश्चित रूप से भविष्य में बहुत पैसा कमाऊंगा। भाभी सचमुच भाई अर्जुन के लिए बहुत बड़ी भाग्यशाली सितारा हैं। लियू त्यानई का चेहरा बहुत उदास था। इतना कुछ सुनने के बाद अगर वह ये नहीं सुन पाया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था, तो वह मूर्ख होगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए, मुड़े और अपने बगल में खड़ी नेहा कपूर को नज़रअंदाज करते हुए चले गए। ये देखकर कि वह चला गया है, नेहा कपूर जल्दी से उठ खड़ी हुई। अमित खन्ना और उन तीनों को घूरा और तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। अमित खन्ना और बाकी लोगों ने देखा कि नेहा कपूर लियू त्यानी को बार बार खींच रही थी, लेकिन लियू त्यानी ने उसे बार बार दूर धकेल दिया। नेहा कपूर कुछ समझाती रही, लेकिन लियू त्यानी ने अपना चेहरा काला रखा। ये दृश्य देखकर अमित खन्ना और तीनों मेज थपथपाकर हंसने लगे। हा, बढ़िया, सचमुच बढ़िया। अब नेहा कपूर को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उससे कहो कि वह हमारे भाई अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार करे और अब पछताए। वे तीनों खुशी खुशी बातें करने लगे और फिर खुशी खुशी जश्न मनाने के लिए दावत खाने लगे। रात के 7 बजे अनन्या शर्मा आंटी वान को लेकर बच्चों को धकेलती हुई अर्जुन सक्सेना के लिए डिनर देने चली गईं। खुलने के पहले दिन स्टोर में अभी भी बहुत सारे लोग थे। जैसे ही अनन्या शर्मा आई, उन्होंने अर्जुन सक्सेना का कैशियर का पद संभाल लिया और उन्हें डिनर पर जाने दिया। अर्जुन सक्सेना खाना खाने के लिए लाउंज में बैठे थे और उन नन्हे बच्चों को देख रहे थे जिन्हें उन्होंने पूरी दोपहर नहीं देखा था। तीनों छोटे छोटे बच्चे जाग रहे थे, और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को देखा तो वे खुशी खुशी उससे बातचीत करने लगे। यद्यपि अर्जुन सक्सेना बच्चे की बड़बड़ाहट का एक भी शब्द नहीं समझ पाए, फिर भी छोटे बच्चों ने उसे उत्साह के साथ कहा। अर्जुन सक्सेना बस उनकी ओर देखते और मुस्कुराते रहते थे, तथा समय समय पर उनसे बातचीत करने का प्रयास करते रहते थे। भोजन समाप्त होने के बाद अर्जुन सक्सेना बच्चों को वापस सामने वाले हॉल में ले गए। अनन्या शर्मा पैसे निकाल रही थीं और अर्जुन सक्सेना बच्चों के साथ थे। छोटा लड़का मां की हरकतों को उत्सुकता से देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूम रही थीं और वह प्यारा लग रहा था। चेकआउट करने आने वाले छात्रों को करीब से देखना होगा। बॉस, लेडी बॉस, आपके बच्चे कितने प्यारे हैं। टीवी पर स्टार बेबीज की तरह। यदि आप विज्ञापन देखने जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सुपर फोटोजेनिक होंगे। अनन्या शर्मा ने उन छोटे बच्चों को देखा जो प्यारे प्यारे सामान बेचने में व्यस्त थे।
उसने ऊपर देखा और कहा धन्यवाद। दूसरे पक्ष ने चेकआउट के लिए नकदी सौंप दी। जैसे ही सानबाओ ने बड़ा लाल बिल देखा, वुलियुलियू की आंखें तुरंत चमक उठीं। इससे पहले कि अनन्या शर्मा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती, छोटे लड़के ने पहले अपना हाथ बढ़ाया। जियो मेंगबाओ को अपना हाथ बढ़ाते देख छात्रा ने तुरंत अपनी चाची की मुस्कान दिखाई और पैसे सीधे रिया को दे दिए। ये देखकर अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए मशीन से खुले पैसे लेकर दूसरे पक्ष के पास चले गए। केशिन ने लाल बैंक नोट पकड़े, उसके छोटे हाथ कसकर बंद थे और वह अपने बगल में बैठे अपने भाई और बहन से उत्साह से बड़बड़ा रही थी। आरव और आन्या को बैंक नोटों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन केशिन को मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद जितना ज्यादा वह बैंक नोटों को देखता उतना ही खुश होता और जियाओ कई के प्रशंसकों की आंखें सिकुड़ जातीं। छोटे लड़के ने उसे देखा और अचानक अपने हाथ में रखे नोटों को मुंह में डाल लिया। जब अर्जुन सक्सेना ने ये देखा तो उसने तुरंत नोटों को नीचे उतार लिया। अनन्या शर्मा ने भी इसे देखा, नकदी ली, छोटे लड़के की नाक की नोक को थपथपाया और कहा, केशिन, ये खाने के लिए नहीं है। नकदी पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। छोटे बच्चे को माँ की बातें समझ में नहीं आईं और उसके हाथ से पैसे छीन लिए गए। वह मुंह फुलाकर रोने लगी। अर्जुन सक्सेना को अपनी बेटी का ध्यान बटाने के लिए उसे गले लगाना पड़ा और उसे अंदर खेलने के लिए ले जाना पड़ा। रात के 9 बजे अर्जुन सक्सेना ने ग्राहकों की आखिरी कतार को विदा किया, दुकान का दरवाजा बंद किया और अनन्या शर्मा बच्चों और आज के पैसों के साथ घर चले गए। चाची वांग अपने घर वापस चली गईं। जब वे घर पहुंचे तो अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को खींच लिया और लिविंग रूम में कालीन पर बैठ गईं। उनके बगल में 3 छोटे छोटे बच्चे थे और पूरा परिवार एक साथ था। अर्जुन सक्सेना, चलो देखते हैं आज हमने कितना पैसा कमाया, अनन्या शर्मा ने चमकती आंखों से कहा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह ये भी जानना चाहता था कि कारोबार के पहले दिन की आय कैसी रही। अनन्या शर्मा पैसे गिनने के प्रभारी हैं, जबकि अर्जुन सक्सेना हिसाब किताब रखते हैं। इतने सारे बैंक नोट देखकर केशिन फिर से उत्साहित हो गया, चिल्लाने लगा और नोटों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कई लोगों ने उस नकदी को छुआ है। अर्जुन सक्सेना को डर था कि वह छोटा लड़का उसे फिर से अपने मुंह में डाल लेगा, इसलिए उसने उसे महोगनी से बना एक पिंड दिया। रिया को पिंड के आकार का खिलौना बहुत पसंद आया और पिंड मिलते ही शियाओकाई के प्रशंसकों ने खुशी से खेलना शुरू कर दिया। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना भी निश्चिंत होकर पैसे गिन सकते हैं। स्टोर में मौजूद नकदी तथा व्हाट्सएप और अलीपे पर प्राप्त रसीदें सब मिलाकर कुल 5,239 रुपये होते हैं। ये संख्या देखकर अनन्या शर्मा ने उत्साह से अर्जुन सक्सेना की कलाई पकड़ ली। अर्जुन सक्सेना, हमने आज एक दिन में 5,000 से अधिक कमाया। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमारे स्टोर में किराए और पिछली सजावट की लागत के अलावा हस्तशिल्प की लागत अधिक नहीं है। लकड़ी साधारण है, मुख्य रूप से मेरी नक्काशी के लिए समय की लागत है, इसलिए गणना के बाद एक दिन की शुद्ध आय काफ़ी अधिक है। अनन्या शर्मा बहुत खुश थी और नकदी को छांटते हुए उसने गणना की और कहा, बढ़िया, मैं एक दिन में 5,000 से अधिक कमा सकती हूँ और मेरे पास एक महीने में 100,000 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन यह उद्घाटन का पहला दिन है, बहुत से लोग यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने आए हैं और उसके बाद ट्रैफिक कम होगा, लेकिन एक महीने के बाद आय 10,000 होनी चाहिए। अध्याय 93 बच्चे को टीका लगवाने ले जाना और अपने चचेरे भाई से मिलना। इस तरह बच्चों को अपने खर्चों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। लेकिन यह आपके लिए कठिन काम है। मुझे नहीं पता कि कैसे नक्काशी करनी है और आपको इन वस्तुओं को खुद ही बेचना होगा, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा नक्काशी करना थका देने वाला काम नहीं है, यह ऐसा काम है जिसे मैं करना पसंद करता हूँ। अनन्या, स्टोर की वर्तमान आय 5,000 से अधिक है और यह भविष्य में कम नहीं होगी। ये केवल बेहतर और बेहतर होगी क्योंकि सनकिंझाई की प्रतिष्ठा बिक चुकी है। ऑनलाइन स्टोर की आय अधिक से अधिक होगी और हम भविष्य में और अधिक बेचेंगे। अधिक से अधिक उत्पाद होंगे। लकड़ी की नक्काशी का उपयोग नींव रखने के लिए किया जाता है और भविष्य में अधिक लाभदायक जैद नक्काशी होगी। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना की योजना सुनी तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। जीवन में पहली बार उसे पहले ही दिन इतने अच्छे परिणाम प्राप्त हुए और वह स्वाभाविक रूप से खुश थी। ये बहुत बढ़िया है बेबी बाबा, बहुत बोरिंग है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसे कमाए हैं। भविष्य में तुम्हें अपने दूध पाउडर और डायपर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तीनों छोटे बच्चों को यह नहीं पता था कि उनके माता पिता क्या चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने माँ की उत्साहित आंखें देखी तो वे खुश हो गए।
घर में पूरा माहौल खुशियों से भरा था और बीच बीच में बच्चों के हंसने की आवाजें भी आ रही थीं। रात को जब बच्चे सो गए तो अर्जुन सक्सेना ने दवा की थैली ली और अनन्या शर्मा की कमर पर गर्म सेंक लगा दी। असल में अर्जुन सक्सेना आज दिन भर थके हुए थे और अनन्या शर्मा चाहती थीं कि वे जल्दी आराम करें, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने कहा कि उनका शरीर अभी स्वस्थ नहीं है और गर्म सेंक जारी रखना होगा। अनन्या शर्मा उसका विरोध नहीं कर सकी, इसलिए उसने बिस्तर पर लेटकर उसे गर्मी देने का ही निर्णय लिया। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना उसके प्रति इतना समर्पित है, अनन्या शर्मा बहुत प्यारी थी। अर्जुन सक्सेना, बच्चे अब 2 महीने के हो गए हैं। अस्पताल ने आज मुझे एक संदेश भेजा जिसमें मुझे उन्हें पोलियो का टीका लगवाने के लिए ले जाने की याद दिलाई गई। मैंने इंटरनेट पर जांच की। पोलियो के 2 प्रकार के टीके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि कौन सा बेहतर है तो मुझे चुनने में मदद करें। ठीक है, बताओ, अर्जुन सक्सेना ने उसे गर्मी लगाने में मदद करते हुए कहा। ये पोलियो वैक्सीन पोलियोमाइलाइटिस को रोकने के लिए है, जिसे आमतौर पर पोलियो के रूप में जाना जाता है, और नवजात शिशुओं को 2 से 3 महीने के बीच टीका लगाया जाना चाहिए। 2 प्रकार के टीके हैं, एक अधिक सुविधाजनक चीनी गोली ओपीवी है, जिसे सीधे लगाया जा सकता है। यह एक जीवित क्षीणित पोलियो वैक्सीन है जो निःशुल्क है। दूसरा निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है जो आईपीवी है। इसे लगवाना जरूरी है, इसके लिए शुल्क देना पड़ता है। एक शॉट की कीमत लगभग 200 रुपये है। 3 महीने के बाद दूसरा शॉट लगवाना जरूरी है, 28 दिनों से ज्यादा के अंतराल पर। अर्जुन सक्सेना, आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बच्चों के लिए बेहतर है? अनन्या शर्मा ने सिर झुकाकर पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, मुंह से दिया जाने वाला टीका निश्चित रूप से इंजेक्शन से ज्यादा सुविधाजनक है और बच्चे इसे ज्यादा स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी हमें टीका लगवाते समय टीके के बारे में भी सोचना चाहिए। इसकी तुलना में निष्क्रिय टीके बेहतर हैं। अनन्या शर्मा ने पूछा, क्या आप निष्क्रिय वैक्सीन और इस क्षीण वैक्सीन को समझते हैं? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिस्टम नर्स के लिए प्रशिक्षण पुस्तक प्राप्त की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी कुछ समझ होगी। निष्क्रिय टीके सीधे शरीर में निर्जीव रोगजनक सूक्ष्मजीवों को इंजेक्ट करते हैं और वे शरीर में प्रवेश करने के बाद पुनरुत्पादन नहीं करेंगे, जबकि क्षीणित टीके सीधे जैविक रूप से सक्रिय रोगजनक सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। निष्क्रिय टीकों में समय लगता है और दूसरे सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है, यानी दूसरा इंजेक्शन, लेकिन निष्क्रिय टीकों में इंजेक्शन के बाद कम प्रतिक्रिया होती है और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए निष्क्रिय टीकों का उपयोग करना सुरक्षित है। जब अनन्या शर्मा ने यह सुना तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया, मैं समझता हूँ, कमजोर टीका यह है कि रोगजनक सूक्ष्मजीव अभी भी जैविक रूप से सक्रिय हैं और शिशुओं के शरीर में एक मजबूत प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन प्रतिरक्षा प्रभाव भी तेज है ना? हाँ, इसी तरह। तो फिर चलो निष्क्रिय टीका लगवाते हैं ताकि यह बच्चों के लिए सुरक्षित हो। मैं कल सुबह बच्चों को खेलने के लिए ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया, नहीं, कल स्टोर दूसरे दिन भी खुलेगा, वहां कोई नहीं आ सकता, मैं बच्चों को आंटी वान के पास ले जाऊंगी। स्टोर की चीजें बच्चों के मामलों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं? मैं इंजेक्शन के बाद बच्चों को स्टोर तक ले जाने के लिए आपके साथ चलूंगा और फिर स्टोर खोलने के लिए वापस आऊंगा। अनन्या शर्मा ने फिर भी सिर हिलाया, ये वास्तव में जरूरी नहीं है अर्जुन सक्सेना, आंटी वांग और मैं ठीक हैं और हमें वैक्सीन के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। अगर समय बहुत ज्यादा हो गया तो क्या स्टोर देर से नहीं खुलेगा? कल अगला दिन है, मेहमानों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए स्टोर का उद्घाटन स्थगित नहीं किया जा सकता है। अर्जुन सक्सेना को हिचकिचाते देख अनन्या शर्मा ने तुरंत आगे कहा, आंटी वांग और मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। ये देख अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कल सुबह टैक्सी से ले चलूंगा। वैसे तो तुम 2 हो, लेकिन 3 बच्चों को साथ ले जाना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह आंटी वांग को खबर मिली और वे सुबह सुबह ही आ गईं। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से अपना सामान पैक किया, उनके साथ बाहर गया, उनके लिए टैक्सी बुलाई, उन्हें कार में बिठाया और फिर खुद दुकान पर जाकर दुकान खोलने के लिए तैयार हो गया। जब कार महामारी निवारण केंद्र की ओर चली गई तो अनन्या शर्मा और आंटी वांग ने तीनों छोटे खजानों को घुमक्कड़ में डाल दिया और उन्हें महामारी निवारण स्टेशन की ओर धकेल दिया और वे एक लड़की से टकरा गए जो अभी अभी महामारी निवारण स्टेशन से बाहर आई थी। लड़की सिर झुकाकर चल रही थी, फिर अनजाने में उसने सिर ऊपर उठा लिया और जब उसने अनन्या शर्मा को देखा तो वह दंग रह गई। देखो चचेरे भाई, अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ अपनी चचेरी बहन बाईसीसी से मिलेंगी और थोड़ी देर के लिए तो वह चौंक गईं।
एक दूसरे को देखते हुए बाई सीसी की नज़र अचानक नीचे चली गई और वे उन 3 छोटे बच्चों को देखने लगी जिन्हें अनन्या शर्मा धक्का दे रही थी। अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और आह भरी। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसके मुंह के कोने पहले से ही थोड़े ऊपर उठ चुके थे। सीसी, क्या संयोग है। बाई सीसी अपनी तीसरी मौसी के परिवार की चचेरी बहन हैं। पिछले साल उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला मिला था और वह अभी पहली छात्रा थीं। बाई सीसी कुछ देर तक बच्चों को देखती रही, फिर जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने अनन्या शर्मा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सदमे के भाव साफ झलक रहे थे। जब वे इस तरह आमने सामने मिले तो अनन्या शर्मा को पता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने उदारता से कहा, सीसी, ये मेरे 3 बच्चे हैं। पट, बाई सीसी के हाथ से थैला जमीन पर गिर गया। 5 मिनट बाद आंटी वांग रजिस्ट्रेशन डेस्क पर लाइन में लग गईं। अनन्या शर्मा और बाई सीसी अस्पताल के गलियारे में कुर्सियों पर बैठी थीं और उनके सामने 3 प्यारे बच्चे थे। बाई सीसी ने घुमक्कर गाड़ी में बैठे बच्चों को देखा और फिर अपने बगल में बैठी अनन्या शर्मा को देखा। उसे यह कहने में बहुत समय लगा, बच्चे बहुत प्यारे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें चचेरे भाई बहनों जैसी हैं। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जैसी जगहें बहुत कम हैं और आपके लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। बाई सीसी इस आधे मजाक वाली टिप्पणी पर हंस नहीं पाए। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर पूछा, चचेरे भाई, आखिर क्या हो रहा है। संक्षेप में, मैं इस साल घर नहीं गई। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पिछले साल पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अब जब बच्चे पैदा हो गए हैं तो 2 महीने हो गए हैं। अनन्या शर्मा ने एक लंबी कहानी सुनाई। बूढ़े दानव के शब्द पुराना दानव धक्कन के साथ यहाँ है। पिछले कुछ दिनों में अनुशंसित शब्द गणना आवश्यकताओं के कारण केवल 2 अपडेट हो सकते हैं। सोमवार को ये कम से कम 3 शुरू होने की गारंटी है और यहाँ तक कि फट भी जाता है और फिर यह हमेशा 4 होगा। मासिक पास के लिए पूछना जारी रखें। अध्याय 94। चचेरे भाई और चचेरे भाई की प्रेम कहानी सुनो। चेहरे पर हैरानी के भाव के साथ बाई सीसी ने अनन्या शर्मा के पेट की ओर देखा। तो क्या मेरी चचेरी बहन को पहले से ही पता था कि वह गर्भवती है। अनन्या शर्मा ने इस पर हंसते हुए कहा, सीसी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या मैं अपने शरीर से जान सकती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। बाई सीसी ने आखिरकार मुस्कुराकर अपना सिर नीचे किया और कहा, हाँ, मैं बहुत हैरान थी, मेरा सिर भ्रमित है। चचेरे भाई, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कॉलेज जाने के बाद आपके साथ कई नियुक्तियां की और आपने कहा कि आप किसी कारण से मिलने नहीं आ सके, तो यह इस वजह से था। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। खैर, मेरा पेट बढ़ रहा है और आपसे मिलना असुविधाजनक हो रहा है, क्षमा करें सीसी। बाई सीसी ने अपना सिर हिलाया। चचेरी बहन, हम एक परिवार हैं, इसलिए हम बाहरी दुनिया देखेंगे। बचपन से ही मुझे अपनी चचेरी बहन पसंद है और मुझे उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। मुझे आश्चर्य होता था कि जब मेरी चचेरी बहन कॉलेज जाती थी तो वह मुझे अनदेखा क्यों करती थी। इसकी वजह ये थी, दयालुता। चचेरी बहन, क्या चाची चाचा को अभी भी इस बारे में पता नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी माँ ने कहा कि चाची आपको देखने मुंबई आई थी और बच्चे का। बाईसी ने ये सोचा और चिंतित होकर अनन्या शर्मा की ओर देखा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता। पिछली बार जब मेरी माँ आई थी तब बच्चे पैदा हो चुके थे और उन्हें कुछ नहीं मिला था। इसके बाद अनन्या शर्मा ने बाई सीसी को बताया कि वह पिछले साल अपनी इंटर्नशिप के कारण घर नहीं गई थी, जिसमें इस साल समय से पहले क्रेडिट पूरा करना और बच्चे के जन्म पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। बाई सीसी ने जब ये सुना तो पूरा व्यक्ति दंग रह गया। भगवान, चचेरे भाई, मुझे इसे पचाने दो, यह एक चौंकाने वाला रहस्य है। बाई सीसी ने पलकें झपकाईं और इसे पचाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद आंटी वांग अपने हाथ में पंजीकरण पर्ची लेकर वापस आईं और वे तीनों बच्चों को लाइन में खड़ा करने के लिए ऊपर वाले विभाग में ले गईं। बाई सीसी ने कुछ देर तक इसे पचाया और अचानक अनन्या शर्मा को गंभीरता से खींचते हुए कहा, चचेरे भाई, आप मुझे इतना बड़ा रहस्य बताने को तैयार हैं। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से रहस्य रखने में आपकी मदद करूंगी। अनन्या शर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। ठीक है, पहले अपने परिवार को इसके बारे में मत बताओ, वापस जाओ, मेरे माता पिता को बताने का इंतजार करो। खैर, लेकिन चचेरी बहन, अब आपके 3 बच्चे हैं, बच्चों के पिताओं का क्या। बाई सीसी को पहले से ही पता था कि बच्चे आज टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसने केवल अनन्या शर्मा और आंटी वांग को देखा, लेकिन बच्चों के पिताओं को नहीं देखा। अनन्या शर्मा जानती थी कि वह गलत सोच रही थी और जल्दी से समझाया, बच्चों के पिता भी यहाँ हैं, लेकिन मैं आज घर पर किसी काम की वजह से यहाँ नहीं आई। मेरे बच्चों के पिता और मैं अब स्कूल के पास एक घर किराए पर लेते हैं और हम व्यापार करने के लिए एक दुकान भी खोलते हैं।
ये कल ही खुली है और दुकान पर लोगों की निगरानी की ज़रूरत है, इसलिए आज मैंने उसे दुकान में आने दिया और हमारे साथ नहीं आई। बाई सिसी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि मेरा चचेरा भाई अब अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरा जीजा एक दुकान चला रहा है, तो क्या वह मेरे चचेरे भाई से ज़्यादा बड़ा नहीं है? बाई सीसी के दिल में चचेरा भाई अच्छा दिखने वाला और स्मार्ट है, जो सबसे अच्छे आदमी के योग्य है। अनन्या शर्मा ने कहा, नहीं, वह मेरी ही उम्र का है। वह तुमसे 1 साल बड़ा है और वह भी द्वितीय वर्ष में है, लेकिन हम एक ही स्कूल में नहीं हैं और एक दुकान खोलते हैं, मुख्यतः क्योंकि हमारे पास अब 3 बच्चे हैं, साथ ही उसके पास एक मूर्ति है। शिल्प कौशल, हमने एक नक्काशी स्टूडियो खोला और कुछ हस्तनिर्मित नक्काशी बेची। बाई सिसी ने यह सुना और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। नक्काशी, मेरे जीजा कमाल के हैं। वे नक्काशी का स्टूडियो खोल सकते हैं। चचेरे भाई, क्या आपकी दुकान स्कूल के पास है? क्या मैं जाकर देख सकता हूँ? मुझे बचपन से ही नक्काशी पसंद है, लेकिन मेरे माता पिता को ये पसंद नहीं है। चलो, मैंने अकाउंटिंग की पढ़ाई की है, नहीं तो मैं भी मूर्तिकला सीखना चाहता हूँ। अनन्या शर्मा ने कहा, बेशक आप आ सकते हैं। स्टोर समुदाय के गेट के ठीक बाहर है, लेकिन यह आपके स्कूल से थोड़ी दूर है, हमारे विश्वविद्यालय शहर में। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको थोड़ी देर में वहां ले जाऊंगी और आप दोपहर में मेरे घर पर रुक सकते हैं। खाना खाएं। बाई सीसी ने खुशी से सिर हिलाया, आज़ाद। वैसे आज सोमवार है, तुम्हारी क्लास नहीं थी क्या? अनन्या शर्मा ने पूछा। बाई सीसी ने कहा, मैंने छुट्टी मांगी और मेरी मां ने मुझसे HPV वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया, लेकिन स्कूल के ऊपर स्थित अस्पताल में अपॉइंटमेंट नहीं हो सका, इसलिए मैंने टीका लगवाने के लिए महामारी रोकथाम केंद्र में आने के लिए छुट्टी मांगी। चचेरे भाई, क्या आपने HPV टीका लगवाया है? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया। बाई सीसी ने तुरंत कहा, तो जल्दी करो और खेलो। 26 साल की उम्र के बाद तुम 9 कीमत नहीं खेल सकते, तुम केवल 4 कीमत या 2 कीमत ही खेल सकते हो। HPV वैक्सीन हमारी लड़कियों के लिए वाकई अच्छी खबर है। आखिरकार, सर्वाइकल कैंसर की संभावना बहुत अधिक है। विज्ञापन में ये भी कहा गया है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसे HPV वैक्सीन लगवाने के लिए ले जाएं। चचेरे भाई, आप इसके लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब समय आए तो मेरे जीजा को पौधे पकड़ने में मदद करने दें। मुझे इस बार 9 कीमत वाले पौधे पकड़ने में कई महीने लग गए, जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। अनन्या शर्मा ने इस पर ध्यान दिया और जब उसने सुना कि उसकी चचेरी बहन ने सीधे अर्जुन सक्सेना को अपना जीजा कहा है, तो वह थोड़ा शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, मैं फिलहाल लड़ने में सक्षम नहीं हो सकती, मैं स्तनपान करा रही हूँ। बाईसी ने कुछ देर सोचा और कहा, स्तनपान के दौरान कुछ संघर्ष हो सकता है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगूंगी। जब छोटी लड़की ने बोलना समाप्त किया तो वह उस विभाग में भागी जहां उसे अभी अभी इंजेक्शन लगाया गया था और डॉक्टर से पूछकर वापस भागी। चचेरी बहन, डॉक्टर ने कहा कि स्तनपान के दौरान HPV वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, लेकिन बच्चों को दूध छुड़ाने के बाद टीका लगाया जा सकता है। चचेरी बहन अभी सिर्फ 20 साल की है और अभी 6 साल बाकी हैं। चिंता न करें, टीका लगवाने से पहले बच्चों के बड़े होने और दूध छुड़ाने तक इंतजार करें। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। क्योंकि बाई सिसी अनन्या शर्मा के साथ स्टोर जाना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत नहीं गई, बल्कि अनन्या शर्मा से कुछ पूछते हुए तीनों प्यारे छोटे बच्चों को चिढ़ाती रही। इस उम्र में उसे प्यार की भी लालसा है। ये जानकर कि उसका चचेरा भाई न केवल प्यार में है, बल्कि उसने अपने परिवार को बताए बिना शादी भी कर ली है और बच्चे भी पैदा कर लिए हैं। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन अब जब वह इसे स्वीकार करती है तो उसे लगता है कि उसका चचेरा भाई उसके दिल में एक योद्धा है। मैं अपने चचेरे भाई और चचेरी बहन की प्रेम कहानी सुनना चाहता हूँ। बाई सिसी तीनों शिशुओं के टीकाकरण पूरा करने के लिए अनन्या शर्मा के साथ गई थी और फिर उनके पीछे पीछे स्टोर तक गईं। जब वे सांकिंझाई पहुंचे तो सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। इस समय वहां ज्यादा लोग नहीं थे। कॉलेज के छात्रों की सुबह की कक्षाएं 11:30 बजे खत्म हो जाती थीं और फिर पीक पीरियड होता था। इस समय दुकान में कुछ ही ग्राहक थे जो अपनी पसंदीदा चीजें चुन रहे थे। अर्जुन सक्सेना कैश रजिस्टर के पीछे बैठे थे और कैश रजिस्टर के खाली होने का इंतजार करते हुए लकड़ी पर नक्काशी करते रहे। इस तरह मेहमान अर्जुन सक्सेना की नक्काशी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकेंगे और उन्हें यह भी विश्वास हो जाएगा कि स्टोर में बेचे जाने वाले सभी उत्पाद पूरी तरह से हाथ से नक्काशी किए गए हैं। दरवाजे पर लगी विंड चाइम बजी। अर्जुन सक्सेना ने ऊपर देखा और अनन्या शर्मा को अंदर आते देखा। उसने तुरंत अपने हाथ में रखी चीजें नीचे रखीं और चला गया। बाई सीसी स्टोर की सजावट देखने में व्यस्त थी, लेकिन जब उसने अचानक एक लंबा और सुंदर लड़का उनकी ओर आते देखा तो उसने ध्यान से नहीं देखा। वह शर्मीली थी और अर्जुन सक्सेना इतना सुंदर था कि छोटी लड़की घबरा गई।
लेकिन वह खूबसूरत लड़का सीधे उनकी ओर चला आया, अपनी चचेरी बहन का हाथ पकड़कर और धीरे से उसका पसीना पोंछते हुए। अध्याय 95। जीजाजी, क्या मैं आपसे मूर्ति बनाना सीख सकता हूँ? वापस आओ, क्या गर्मी है, अंदर जाओ और थोड़ी देर आराम करो। अनन्या शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। गर्मी नहीं है। गाड़ी दरवाजे तक पहुंचाकर नीचे आ गई। अर्जुन सक्सेना ने जब ये शब्द सुने तो वह मुस्कुराए और फिर उन्होंने देखा कि अनन्या शर्मा के बगल में एक अजीब लड़की खड़ी थी। ये कौन है? अनन्या शर्मा ने तुरंत परिचय कराया। अर्जुन सक्सेना, यह मेरी मौसी की चचेरी बहन बाई सीसी हैं। वह मुंबई फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में फ्रेशमैन हैं। मैं उनसे सुबह महामारी निवारण केंद्र में मिला था। उसका परिचय सुनने के बाद अर्जुन सक्सेना ने बाई सीसी की ओर मित्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते चचेरी बहन सीसी। सिसी, ये वही अर्जुन सक्सेना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, बच्चों का पिता। बाई सीसी ने अपने चचेरे भाई का परिचय सुना। अर्जुन सक्सेना को घबराहट और शर्म से देखा। घुमक्कड़ पर उसके हाथ घबराहट में मिले हुए थे। उसे लगा कि वह अर्जुन सक्सेना को नमस्ते कहे, लेकिन बहुत घबराई हुई होने के कारण उसका दिमाग खाली हो गया। उसका मुंह उसके सिर से भी तेजी से घूम गया और वह उत्साहित होकर चिल्लाए, नमस्ते जीजाजी। अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह अर्जुन सक्सेना को इस तरह से बुलाएगी। अभी जब बहनें बात कर रही थीं, तो बाई सीसी ने अर्जुन सक्सेना को अपना जीजा कह दिया। अनपेक्षित रूप से अर्जुन सक्सेना के सामने ही उसकी चचेरी बहन ने सीधे जीजा शब्द बोल दिया। वह शर्मा गई। अर्जुन सक्सेना बहुत उदार हैं। यह उपाधि सुनते ही वह सिर झुकाकर मुस्कुराया और मुड़कर कैशियर काउंटर की ओर चल दिया। अर्जुन सक्सेना को जाते देख बाई सीसी ने अनन्या शर्मा से फुसफुसाते हुए कहा, चचेरी बहन, अर्जुन सक्सेना का साला वाकई बहुत हैंडसम है। मेरे चचेरे भाई के साथ खड़े होने पर वह एक पुरुष और एक महिला के लिए एकदम सही जोड़ी है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की पीठ की ओर देखा, अपना सिर नीचे किया और शर्म से मुस्कुरा दी। अर्जुन सक्सेना ने दराज से वह लाल लिफाफा निकाला जो कल सभी ने भेजा था और उसमें 1000 रुपये नकद और डाल दिए। चचेरी बहन सिसी, आप पहली बार यहाँ आए हैं। यह आपके जीजा की ओर से एक उपहार है। बाई सिसी ने अपने सामने पड़े लाल लिफाफे को देखा और जल्दी से अपना हाथ हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है जीजाजी। अर्जुन सक्सेना ने जो हाथ आगे बढ़ाया था वह पीछे नहीं हटा, बल्कि अनन्या शर्मा की ओर देखने लगा और उसे आंखों से अपनी चचेरी बहन को मनाने का इशारा किया। अनन्या शर्मा समझ गईं और बोली, सिसी कृपया इसे स्वीकार करें, ये किन है? यह आपकी चचेरी बहन की ओर से एक उपहार है। जब बाई सीसी ने ये शब्द सुने तो उसने लाल लिफाफा लिया और कहा, धन्यवाद चचेरे भाई और चचेरे भाई। बाई सीसी ने उसके हाथ में लाल लिफाफा देखा, अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराए। उसका चचेरा भाई न केवल सुंदर था बल्कि बहुत विनम्र भी था और वह बहुत अच्छा आदमी लग रहा था। वहाँ एक छात्र था जिसने कुछ चुना था और बिल का भुगतान करने वाला था। ये देखकर बाई सीसी ने तुरंत कहा, जीजाजी पहले जाकर अपना काम करो। मैं आज आपको परेशान करने आई हूँ, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मैं आपको और मेरे चचेरे भाई की दुकान देखना चाहती हूँ। जाओ और अपना काम करो, मैं खुद देख लूँगी। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और चेकआउट करने के लिए कैशियर के पास चले गए। बिल का भुगतान हो जाने के बाद वह उन 3 बच्चों को देखने गया जिनकी देखभाल आंटी वान कर रही थीं। आज तीनों बच्चे टीकाकरण करवाने गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे रो रहे थे। तीनों बच्चे अब सो चुके हैं और वे गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके मुंह के कोनों से क्रिस्टल जैसी लार लटक रही है और उनके गुलाबी और सफ़ेद चीनी मिट्टी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है। अति सुंदर। यहाँ अर्जुन सक्सेना ने चाची वांग से तीनों शिशुओं की स्थिति के बारे में पूछा जब उन्हें आज टीका लगाया गया, और अनन्या शर्मा बाई सीसी के साथ स्टोर के चारों ओर घूमी। बाई सीसी को दुकान में रखी इन हस्तनिर्मित लकड़ी की नक्काशी में बहुत रुचि थी और वह इसे अपने हाथों में लेकर इतनी सराहना करती थी कि इसे नीचे नहीं रख पाती थी। ये सब आपके जीजा जी ने तराशा है, अनन्या शर्मा ने कहा। बाई सीसी ने यह सुना, उसकी आंखें प्रशंसा से भर आईं। ये लकड़ी की नक्काशी वास्तव में अच्छी है और मेरे बहनोई की शिल्पकला वास्तव में अच्छी है। स्टोव में सजावट भी बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ये कलात्मक माहौल से भरा हुआ है। चचेरे भाई, आपकी दुकान वाकई बहुत अच्छी है। अनन्या शर्मा बाई सीसी को बाहर घुमाने ले गईं और फिर उन्हें अंदर स्टूडियो में ले गईं। मूल रूप से मैं चाहता था कि बाई सीसी एक ब्रेक ले और थोड़ी देर के लिए बैठे, लेकिन अंदर आने के बाद बाई सीसी की आंखें तुरंत वहां पर शहर की दुकान के खजाने पर आकर्षित हो गईं। वह शोकेस के पास गई और शीशे के पार से अंदर की परमाणु नक्काशी को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। चचेरे भाई, क्या ये परमाणु नक्काशी का जोड़ा भी मेरे चचेरे भाई के पति द्वारा बनाया गया है? ओह, ये वर्तमान स्टोव का खजाना है। आपके चचेरे भाई बहन परमाणु नक्काशी में सबसे अच्छे हैं।
हालांकि क्योंकि स्टोव एक विश्वविद्यालय शहर में स्थित है, दर्शकों और ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए परसों इसने कुछ सस्ती लकड़ी की नक्काशी बेची। बाई सीसी की आंखें आश्चर्य से भरी थीं और उसने दोनों हाथों से कांच के माध्यम से स्पर्श किया। नाभिक की यह जोड़ी इतनी उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार है। फीनिक्स का सामना करने वाले 100 पक्षियों और मोतियों के साथ खेलने वाले 2 ड्रैगन के पैटर्न, छोटे अखरोट पर यह इतना जीवंत है। मेरे चचेरे भाई के मूर्तिकार एक मास्टर की उपाधि के योग्य हैं। जब अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को आते देखा तो उसे बाई सीसी के शब्द सुनाई दिए। चचेरे भाई को भी परमाणु नक्काशी पसंद है। अर्जुन सक्सेना की आवाज़ सुनते ही बाई सीसी फिर से थोड़ी घबरा गई। वह पहले थोड़ी अंतर्मुखी थी, लेकिन बचपन से ही अनन्या शर्मा के साथ उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए वह अनन्या शर्मा के सामने थोड़ा ज़्यादा बोलती थी। जैसे ही मैं अर्जुन सक्सेना से मिला, मैं घबरा गया और मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। जीजा जी, मुझे बचपन से ही नक्काशी का शौक है, लेकिन मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ूं, इसलिए विश्वविद्यालय ने इस प्रमुख के लिए आवेदन नहीं किया। जीजा जी, बाई सीसी ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। हो, अर्जुन सक्सेना ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। बाई सीसी ने अनन्या शर्मा की बांह पकड़ ली। काफ़ी देर तक संघर्ष करने के बाद उसने साहपूर्वक कहा, जीजाजी की नक्काशी का कौशल वास्तव में अच्छा है। मैं अपने जीजाजी से नक्काशी सीखना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अभी नए हो, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह जब तुम शनिवार और रविवार को हमारे घर खेलने आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बाई सीसी जब ये शब्द सुनती थी तो बहुत खुश होती थी और जोर से सिर हिलाती थी। ठीक है, धन्यवाद जीजाजी, धन्यवाद चचेरे भाई। बाई सीसी को अर्जुन सक्सेना का वचन मिल गया और उसके बाद वह बहुत खुश हुई। अनन्या शर्मा वापस जाने से पहले उसे यहीं खाना खाने के लिए छोड़ गईं, लेकिन दोपहर के समय भी दुकान में ग्राहक थे, इसलिए उन्हें जाने से पहले कम लोगों तक इंतजार करना पड़ा। 11:40 बजे कॉलेज के छात्र कक्षा से बाहर चले गए और दुकान में अचानक अधिक ग्राहक आ गए। तीनों बच्चे अभी अभी जागे हैं। अर्जुन सक्सेना बच्चों के लिए दूध पाउडर बनाने और डायपर बदलने के लिए विश्राम क्षेत्र में थे और अनन्या शर्मा सामने कैशियर की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। आज उद्घाटन का दूसरा दिन है। कल पूरे दिन के बाद सैनकिन झाई की खबर पहले से ही छात्रों के बीच फैल चुकी है, इसलिए आज कक्षा के बाद कई नए ग्राहक हैं। मैं स्टोव के आधिकारिक खाते और स्टोव के उद्घाटन का परिचय देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के कूपन के साथ अनन्या शर्मा अकेले बहुत व्यस्त थीं और बाई सीसी मदद करने के लिए वहां मौजूद थीं। अनन्या शर्मा चेकआउट की प्रभारी थीं और बाई सीसी ने उन्हें आधिकारिक खाते पर ध्यान देने का निर्देश दिया। दोपहर 1 बजे तक यहाँ चहल पहल थी, जब तक ट्रैफिक कम नहीं हो गया था। इसी समय अर्जुन सक्सेना के 3 रूममेट डिनर के बाद आए। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को बाथरूम से बाहर धकेला। अमित खन्ना और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों यहाँ क्यों हो? राहुल मेहता ने कहा, भाई अर्जुन, चलो हम आते हैं और देखते हैं कि क्या हम मदद कर सकते हैं। स्कूल में बहुत से लोग आज सैनकिन झाई के बारे में बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि आज का कारोबार अच्छा रहा होगा। मुझे डर है कि आप और आपकी भाभी बहुत व्यस्त होंगे। अध्याय 96। सीसी की मां ने वीडियो कॉल की। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें कंधे पर थपथपाया और कहा, धन्यवाद, आपका दिल आ गया है। आज आपके आने का सही समय है। चचेरी बहन अनन्या यहाँ है। मैं उन्हें डिनर पर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। इस समय यहाँ कम लोग हैं, इसलिए कृपया मदद करें। स्टोव पर जाकर देखें। अमित खन्ना ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं भाई अर्जुन, आप और आपकी भाभी अपने छोटे चचेरे भाई को निश्चिंत होकर खाने के लिए ले जा सकते हैं। हम में से कुछ लोग यहाँ हैं। वैसे भाई अर्जुन, दोपहर में हमारी 1 या 2 क्लास होती हैं। आप समय देख सकते हैं। बहुत देर मत करना, आज दोपहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अगर आपको पता चला कि आप नहीं गए तो मास्टर मीजे शायद पागल हो जाएंगे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, समझ गया। इसके बाद अर्जुन सक्सेना ने अमित खन्ना और उन तीनों को कैश रजिस्टर चलाना सिखाया, साथ ही ग्राहकों को व्हाट्सएप पब्लिक अकाउंट का पालन करने के निर्देश भी दिए। ये बातें बहुत सरल हैं, 3 कॉलेज के छात्रों ने एक साथ सीख लीं। अमित खन्ना और अन्य 3 लोग स्टो देखने के लिए रुक गए, जबकि अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा, बाई सीसी और 3 बच्चों को रात के खाने के लिए पास के निजी रसोई घर में ले गए। जब वह वापस आया तो 2 ही बजे थे। अर्जुन सक्सेना ने अपना सामान समेटा और अपने 3 रूममेट्स के साथ स्कूल चला गया। आंटी वांग भी डिनर के बाद आई और अनन्या शर्मा के साथ बच्चों की देखभाल करने और स्टो देखने चली गईं। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना चला गया है, बाई सीसी ने मदद करने के लिए वहीं रुकने पर जोर दिया, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी और उसे स्कूल वापस नहीं जाना था। कक्षा के दौरान ज़्यादा कारोबार नहीं होता है,
लेकिन क्योंकि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत बिखरे हुए हैं, इसलिए दोपहर में भी कुछ ग्राहक आते रहते हैं। अनन्या शर्मा कैश रजिस्टर पर बैठी थीं, बाई सीसी उनके बगल में बैठी थीं और दोनों बहनें बातें कर रही थीं। अचानक बाई सीसी का सेल फोन बज उठा। बाई सीसी ने अपना सेल फोन निकाला और कॉलर आईडी पर नजर डाली और घबरा कर खड़ी हो गई। चचेरी बहन, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा है। अनन्या शर्मा ने सुना कि यह उसकी मौसी का वीडियो कॉल था और उसने सोचा, तुम इसे उठा सकती हो। इसे लेने के लिए पीछे वाले लाउंज में जाओ, वहाँ बहुत शांति है। बाई सीसी ने सिर हिलाया, अनन्या शर्मा की ओर देखा और कहा, चचेरे भाई, चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को ये रहस्य नहीं बताने दूंगी। उसकी घबराहट देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराई और उसे थपथपाते हुए बोली, अच्छा घबराओ मत। बाई सीसी फोन को विश्राम कक्ष में ले गईं, अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत किया और फिर फोन उठा लिया। फैंग मियाओकिन ने अपनी बेटी को फोन करके एचपीवी वैक्सीन के बारे में पूछा। बाई सीसी ने आज्ञाकारी भाव से कहा, माँ, मैंने आज सुबह ही अपने टीके लगवा लिए हैं। फैंग मियाओकिन ने सिर हिलाया, अपनी बेटी के पीछे की पृष्ठभूमि को देखा और पूछा, सीसी, क्या आप बाहर हैं? खैर, हाँ, मैं आज छुट्टी पर हूँ। सुबह टीका लगवाने के बाद मैंने बाहर खाना खाया और अब आराम करने के लिए दुकान ढूंढ रही हूँ, बाई सीसी ने कहा। फैंग मियाओकिन ने इसके बारे में नहीं सोचा और मुस्कुराया, सीसी, आप आज वैक्सीन लेने के लिए महामारी निवारण केंद्र गए थे। ये विश्वविद्यालय शहर के बहुत करीब है। आपके चचेरे भाई मुंबई विश्वविद्यालय में हैं। चूंकि आप बाहर खेल रहे हैं, तो आप अपने चचेरे भाई को देखने क्यों नहीं जाते? उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब अनीता सक्सेना उससे चैट कर रही थी तो उसने कहा था कि हाल ही में अनन्या कुछ अजीब सी हो गई है, जैसे वह गर्भवती हो और उसने बच्चे को जन्म दिया हो, लेकिन उसे यकीन नहीं है। इसलिए वह भी यह सुनिश्चित करने में मदद करना चाहती थी। बाई सीसी ने सुना कि उसकी मां ने उसे अपने चचेरे भाई को खोजने के लिए कहा और वह घबरा गई, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, चचेरे भाई को नहीं पता कि कोई क्लास है या नहीं, आज सोमवार है। बेटा, तुम फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? और अगर क्लास भी है तो शाम को खाना और आराम करना है। तुम वहाँ बहुत कम जाते हो और तुम्हारे अपने चचेरे भाई से बचपन से ही अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं इस बार नहीं आऊँगा। सावधान रहना कि तुम्हारा चचेरा भाई तुम पर आरोप न लगा दे। समझ गई माँ, फिर मैं अपनी चचेरी बहन को फ़ोन करके पूछूंगी, बाई सीसी ने कहा। फैंग मियाओकिन ने सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और फिर कहा, सीसी, जब तुम अपने चचेरे भाई को देखो तो अपनी चाची को देखने में मदद करो। तुम्हारी चाची ने मुझे हाल ही में कुछ बताया और उसे लगता है कि तुम्हारा चचेरा भाई प्यार में है। अपने चचेरे भाई से पूछो, तुम सभी युवा लोग हो, तुम्हारे चचेरे भाई को तुमसे यह नहीं छिपाना चाहिए। वैसे तुम्हें इस मामले के बारे में सावधानी से पूछना चाहिए। अपने चचेरे भाई को कुछ भी न देखने दो। तुम्हारी चाची सिर्फ अनुमान लगा रही है, कुछ भी गलत मत कहो। बाई सीसी ने अपनी माँ की बातें सुनी और उसका दिल अशांत हो गया और वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने सिर हिलाया और कुछ शब्द कहे बिना ही वीडियो बंद कर दिया। सामने वाले हॉल में वापस आकर बाई सीसी ने चिंतित भाव से अनन्या शर्मा से कहा, चचेरी बहन, मुझे लगता है कि आंटी को तुम पर शक है। उसने अनन्या शर्मा को वह सब कुछ बताया जो उसकी माँ ने उसे बताया था। अनन्या शर्मा की बात पूरी होने के बाद वह थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए बोली, पहले कुछ हुआ था, लगता है मेरी माँ को शक है। कल प्रिया मेहता के पिता अंकल लिन स्टोर पर आए और उनकी और अर्जुन सक्सेना की तस्वीरें एक साथ देखीं। हालांकि अंकल लिन ने कहा कि वे इसे छिपाने में मदद करेंगे, लेकिन इन सभी संयोगों के साथ मुझे डर है कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। बाई सीसी की चिंता भरी नज़र देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं सीसी, अर्जुन सक्सेना और मैंने पहले भी इस बारे में बात की है और मैंने इसे अपने परिवार से बहुत लंबे समय तक छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। महीने की 6 तारीख को मैं बच्चों को अपने माता पिता से मिलने के लिए अहमदाबाद वापस ले गई, इसलिए हमें इसे केवल आधे महीने तक छिपाने की ज़रूरत है। बाई सीसी ने सिर हिलाया। दोपहर में उसने अनन्या शर्मा के साथ कुछ समूह तस्वीरें लीं और शाम को वापस जाकर उन्हें अपनी मां को व्यवसाय के लिए भेजने की योजना बनाई। दोपहर 4 बजे जब वहां बहुत भीड़ नहीं थी, बाई सीसी बाहर भागी। अर्जुन सक्सेना ने उसे 1000 रुपये का उपहार दिया। बाई सीसी को लगा कि वह पहली बार यहां आई है, इसलिए वह खाली हाथ नहीं जा सकती, इसलिए वह 2 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए कुछ कपड़े और खिलौने खरीदने के लिए पास के मदर एंड बेबी प्रोडक्ट स्टोर पर गई। दूध पाउडर और इसी तरह की दूसरी चीज़ें, इसकी कीमत 1200 थी। दुकान पर वापस आते समय बाई सीसी ने सामान नीचे रख दिया और बच्चों को 3 आलीशान गुड़ियाएं दिखाकर चिढ़ाने लगी जो उसने अभी अभी खरीदी थीं। सीसी, ये किस लिए खरीद रही हो? घर में तो कुछ कमी नहीं है।
अनन्या शर्मा ने कहा। बाई सीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई, जीजाजी ने मुझे बधाई दी है। बेशक, मैं अपने छोटे भतीजे और छोटी भतीजी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। ये शिष्टाचार का मामला है। आरव, आन्या, रिया, यह मेरी मौसी की ओर से तुम्हारे लिए एक उपहार है। तीनों बच्चे मुस्कुराए और बाई सीसी के हाथ में रखी आलीशान गुड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन किशन ने हंसी जैसी दूधिया आवाज निकाली, क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। दृश्य बहुत गर्म और प्यारा है। आओ बच्चों, मुझे आंटी कहो, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सीसी, आप वाकई अपने भतीजे भतीजियों को जीनियस समझती हैं। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आप आंटी कैसे कहला सकती हैं? बाई सीसी ने उन प्यारे छोटे बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब भारतीय नववर्ष समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें उन्हें आंटी कहते हुए सुनना चाहिए। ये सोचकर वह उम्मीदों से भर जाती है। शाम को बाई सीसी खाना खाने के लिए नहीं रुकीं। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना वापस आ गया है, उन्होंने अर्जुन सक्सेना को अलविदा कहा और वापस स्कूल चली गईं। छात्रावास में पहुंचते ही बाई सीसी ने फैंग मियाओकिन की सुरक्षा की सूचना दी और फिर अपनी और अनन्या शर्मा की एक तस्वीर भेजी। फैंग मियाओकिन ने तुरंत फोन मिलाया। माँ, मैंने दोपहर में अपने चचेरे भाई को देखा। मेरे चचेरे भाई की शाम को क्लास है, इसलिए मैं खाना खत्म करने के लिए नहीं रुका, लेकिन हम साथ में खरीदारी करने गए। सच में, तुम अपनी चचेरी बहन से मिले? फिर वह अध्याय 97 प्रत्याशा और अभ्यास के बीच अंतर। बाई सीसी को पता था कि उसकी माँ क्या पूछना चाहती थी और उसने जल्दी से कहा, चचेरी बहन ठीक है। उसने कहा कि वह 6 तारीख को गर्मियों की छुट्टियों में वापस जाने की योजना बना रही है और मैं लगभग 2 दिनों में घर आ जाऊंगी। जैसे ही फैंग मियाओकिन ने सुना कि उसकी बेटी वापस आ रही है, वह तुरंत भूल गई कि वह क्या कहना चाहती थी और जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो टिकट बुक करने के बाद उड़ान की जानकारी भेजो। समय आने पर तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हें लेने आएंगे। ठीक है, बाई सीसी ने आज्ञाकारी भाव से कहा। आपकी चचेरी बहन 6 तारीख को वापस आ गई है। फिर वह, चचेरी बहन, मुझे लगता है मैं व्यवस्था कर लूंगी। माँ, मेरी चचेरी बहन द्वितीय वर्ष की छात्रा है और उसे मुझसे ज्यादा अनुभव है। वह ठीक है। वैसे माँ, क्या आपको HPV हुआ है? बाई सीसी अनन्या शर्मा के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। विषय, मुझे किस प्रकार का HPV है? मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आप टीका लगवा सकती हैं। मैंने आज डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि 45 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकता है। क्या माँ इस साल सिर्फ 43 वर्ष की नहीं है? माँ, आप इस समय टीका लगवा सकती हैं। हालांकि आपको 9 वैलेंटाइन वैक्सीन नहीं लग सकती, लेकिन आप टीका लगवा सकती हैं। टेट्रावेलेंट से 65.9% सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है। हमारे देश में महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की घटना 100,000 में से 10 है। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। इसकी घटना स्तन कैंसर के बाद दूसरे स्थान पर है और महिला घातक ट्यूमर में दूसरे स्थान पर है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उच्च जोखिम वाले HPV प्रकार के लगातार संक्रमण के कारण होता है, इसलिए HPV टीकाकरण महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। वैसे तो सर्वाइकल कैंसर भी एक तरह का कैंसर है, लेकिन अगर आप रोकथाम और जांच का अच्छा काम करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये दुनिया का पहला रोकथाम योग्य कैंसर भी है। फैंग मियाओकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो लड़ते हैं। दोनों ने HPV वैक्सीन लगवाने के बारे में कुछ देर तक बातचीत की और फिर कॉल समाप्त कर दी। बाई सीसी ने राहत की सांस ली और तुरंत अनन्या शर्मा को संदेश भेजा। बाई सीसी, चचेरी बहन, मेरी माँ ने ये काम कर लिया है, उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है। अनन्या शर्मा, यह अच्छी बात है। क्या आप वापस स्कूल चले गए हैं? बाई सीसी, मैं पहले ही छात्रावास में पहुंच चुकी हूँ। चचेरे भाई, क्या तुम सच में बच्चों को अपने चचेरे भाई के पास वापस ले जाना चाहते हो? क्या ये बहुत खतरनाक होगा? क्या होगा अगर चाची और चाचा इसे स्वीकार नहीं कर सकते? बाई सीसी, चचेरी बहन, तुमने पहले ही अपने चाचा चाची के बिना बच्चों को जन्म दे दिया है। अगर तुम इसे छिपाना चाहती हो तो ये पहले से ज्यादा आसान होगा। नहीं तो अपनी चाची को पहले मत बताना और कॉलेज से स्नातक होने तक इसे छिपाते रहना। जब तुम और तुम्हारे जीजा दोनों शादी के लिए कानूनी उम्र तक पहुंच जाओगे तो तुम बच्चों को वापस लाओगे और अपनी चाची चाचा को आश्चर्यचकित कर दोगे। अनन्या शर्मा, यह अर्जुन सक्सेना का विचार है। वह इसे अपने माता पिता दोनों से छिपाना नहीं चाहता। बाई सीसी, चचेरी बहन ने कहा। चचेरी बहन वाकई जिम्मेदार है। आज रात भी मैंने दुकान 9 बजे बंद कर दी और घर चला गया। अनन्या शर्मा आज की नकद आय गिन रही हैं, जबकि अर्जुन सक्सेना मोबाइल भुगतान का हिसाब देख रहे हैं।
अनन्या शर्मा ने पैसे गिनते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि हमें अभी भी अपने स्टोर में मदद के लिए कुछ कर्मचारियों को काम पर रखना है। मुझे पहले लगा कि यह अपेक्षाकृत सरल था। जब आप कक्षा में जाएंगे तो मैं बच्चे और आंटी वांग को स्टोर देखने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन इन दोनों की दुनिया में मैं अभी भी थोड़ा व्यस्त महसूस करती हूँ। ये ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हम दोनों के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए, आज मैं बच्चों को टीका लगवाने ले गया। ऐसा होता है कि सुबह आपकी कोई क्लास नहीं होती है, इसलिए आप अभी भी स्टोर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो कोई भी इसे नहीं देखेगा। दुकान खत्म हो गई है और मेरा चचेरा भाई आज आया था। अगर आपका रूममेट मदद करने नहीं आया होता तो मुझे डर है कि हमारे पास खाने का भी समय नहीं होता। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। स्टोर खोलने के इन 2 दिनों के बाद अर्जुन सक्सेना ने पाया कि कई चीजें उनकी अपेक्षा से ज्यादा जटिल थीं। उनके और अनन्या शर्मा के पास स्टोर खोलने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। बच्चे किसी बच्चे से ज्यादा आसान नहीं होते। जब आप कैशियर को देखते हैं तो बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर सकते, और फिर उन्हें अंतिम परीक्षा देनी है। जब वे अगले सेमेस्टर में वापस आते हैं तो उन्हें और अनन्या शर्मा को आमतौर पर कक्षाओं के लिए स्कूल जाना पड़ता है। स्टोर में उन दोनों के लिए यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। तो अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, तो फिर कुछ कर्मचारी रख लेते हैं। क्या हमें स्टोर में कुछ जोड़ना होगा? आखिरकार कर्मचारी हमारे अपने नहीं हैं, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, कल की घटना के बाद मैंने कल रात ही कुछ निगरानी कैमरे मंगवाए थे। आज सुबह लोगों ने उन्हें स्टोर के हर कोने में लगा दिया। अब हमारा स्टोर 360 डिग्री नो व्यू है। डेड कॉर्नर की निगरानी, और इसे मेरे मोबाइल फ़ोन से भी जोड़ा जा सकता है, और कैशियर पर भी व्यापक निगरानी है, ताकि अगर कैशियर को दूसरों को सौंप दिया जाए तो भी रखवाली और चोरी की स्थिति का डर न रहे। अनन्या शर्मा ने उनकी बातें सुनी और कहा, अगर आप इतने विचारशील हैं तो हम भविष्य में इसे ठीक से छोड़ सकते हैं। स्टोर में बिकने वाला सामान सब आपका खुद का बनाया हुआ है। जब समय आएगा तो हम सामान का रिकॉर्ड बना लेंगे और हर रात आय की जांच करेंगे। और बिल, और अगर आप इन्वेंट्री की जांच करते हैं और समय समय पर स्टोर पर जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलो ये सब एक साथ करते हैं। एक स्टोर मैनेजर को काम पर रखते हैं और 3 और स्टोर क्लर्क जोड़ते हैं, ताकि जब व्यापार स्थिर हो जाए तो ये सभी लोग कुशल हों और लोगों को भर्ती करने की कोई ज़रूरत न हो। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आप वेतन तय कर दीजिए। मैं बाद में भर्ती का पोस्टर बनाऊंगी और भर्ती से जुड़ी कुछ जानकारी इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगी। समय आने पर पोस्टर स्टोर के दरवाजे पर लगा दिया जाएगा। हमारा स्टोर यूनिवर्सिटी टाउन में है। अगर आप आसपास बेहतर कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं तो कर्मचारियों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। आपकी बात सुनो, वेतन के मामले में भविष्य में सुधार की गुंजाइश जरूर होगी। शुरुआत में इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। आखिर हमारा स्टोर अभी शुरू ही हुआ है और मैनेजर को और भी बहुत कुछ संभालना है। और ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग के लिए 500 सब्सिडी, 3500 महीना। ठीक है, तो मैं आज की कमाई का हिसाब करके एक पोस्टर बनाऊंगा। अनन्या शर्मा, जो एक बड़ी डिजाइनर है, के साथ भर्ती पोस्टर ने बहुत जल्दी ही बहुत सारे आवेदकों को आकर्षित किया। अगले 2 दिनों में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के लिए जिम्मेदार थे और अंत में 4 लोगों की भर्ती की गई। स्टोर मैनेजर उसी समुदाय की एक बहुमूल्य माँ है। इस साल वह अपने 30वें दशक में है। उसका बच्चा प्राथमिक विद्यालय में है और वह नौकरी की तलाश कर रही है। स्टोर क्लर्क भी एक विश्वविद्यालय शहर है। आसपास सभी छोटी लड़कियां अपने 20वें दशक में थीं, जिनके हाथ और पैर तेज और दिमाग लचीले थे। स्टोर में 4 कर्मचारियों के साथ अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को काफ़ी आराम महसूस हुआ। अंतिम परीक्षा नज़दीक आ रही थी और पिछले कुछ दिनों से स्कूल में कक्षाएं नहीं थीं, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने घर पर ही परीक्षा की सावधानीपूर्वक समीक्षा और तैयारी की। आज दोपहर अर्जुन सक्सेना अध्ययन कक्ष में लेखांकन की पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे थे, तभी अचानक लिविंग रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद अनन्या शर्मा आरव के साथ आए। छोटा बेटा माँ की गोद में लेटा था और जब उसने अर्जुन सक्सेना को देखा तो उसने तुरंत उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अनन्या शर्मा ने अनिच्छा से कहा, छोटे बुद्धियन को शायद तुम्हारी याद आती होगी। मैं लिविंग रूम में अच्छा समय बिता रही थी और आंटी वांग ने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन आरव रोने लगा और मैं उसे ठीक से मना नहीं पाई। अध्याय 98। एक विद्वान की पत्नी के साथ परीक्षा से पहले की समीक्षा बहुत रोमांटिक है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया, उठकर आरव को उसके हाथ से ले लिया। उसने एक हाथ से छोटे बच्चे की गर्दन और रीढ़ को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसके छोटे से नितंब को। 2 महीने
के बच्चे की रीढ़ अपेक्षाकृत नर्म होती है और ऊपर से भारी होती है, इसलिए जब आप उसे पकड़ें तो सावधान रहें। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे की ओर देखा। आरव, क्या तुम बाबा को चाहते हो? जैसे ही आरव अर्जुन सक्सेना की बाहों में आया, उसने तुरंत उत्पात मचाना बंद कर दिया, धीमी आवाज में ऐंठ लिया और जल्दी से अर्जुन सक्सेना के कपड़े पकड़ लिए और खेलने लगा। अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर तक उन्हें गले लगाया। उनका इरादा आरव को अनन्या शर्मा को सौंपने और खुद पढ़ना जारी रखने का था, लेकिन जब छोटे बच्चे ने बाबा को देखा और उसे मामा को सौंपना चाहा, तो उन्होंने मुंह बना लिया और तुरंत फिर से दुखी हो गए। अर्जुन सक्सेना असहाय था, इसलिए वह आरव को उठाकर लिविंग रूम में ले जा सका। उसकी दोनों छोटी बहनों को भी साथ ले जाने का इरादा था, लेकिन न जाना ही ठीक था। दोनों हाथों से बाबा को थामे हुए अर्जुन सक्सेना को तीनों नन्हे बच्चों के साथ जाना पड़ता था और उन्हें लिविंग रूम से बेडरूम तक ले जाना पड़ता था। जब तीनों नन्हे बच्चे सो जाते थे तो अर्जुन सक्सेना के पास वापस जाकर पढ़ने का समय होता था। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ, अनन्या शर्मा भी अंदर आ गई। वह असहाय होकर मुस्कुराई। ये 3 छोटे लड़के वास्तव में आपसे चिपके हुए हैं, इसलिए मुझे डर है कि आपके पास हर दिन किताबें पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। क्यों न मैं आपके साथ एक नज़र डालूं? बेशक अर्जुन सक्सेना खुश थे। किताबें पढ़ना और समीक्षा करना पहले से ही उबाऊ था, लेकिन अनन्या शर्मा के साथ उबाऊ चीज़ें भी दिलचस्प हो गईं। इसलिए अर्जुन सक्सेना ने डेस्क का आधा हिस्सा छोड़ दिया और अनन्या शर्मा एक कुर्सी लेकर उनके पास बैठ गईं। बैठने के बाद उन्होंने टेबल पर रखी पाठ्यपुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने उसे बहुत गंभीरता से पढ़ा, मानो वह सचमुच उसके साथ किताब पढ़ने आए हो। अर्जुन सक्सेना ने पहले तो कुछ ज़्यादा ही सोचा, लेकिन धीरे धीरे वह उसके गंभीर माहौल से प्रभावित हो गया और उसने पाठ्यपुस्तक की ओर देखा। 1 घंटे बाद अनन्या शर्मा ने मैनेजमेंट की किताब बंद की और बगल में रखे 10 से ज़्यादा टेस्ट पेपर पढ़े। आधे घंटे बाद अनन्या शर्मा ने शब्दों से भरा एक पेपर अर्जुन सक्सेना के सामने रख दिया। अर्जुन सक्सेना, ये प्रबंधन विज्ञान का मुख्य ज्ञान बिंदु है जिसे मैंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। आप इस मुख्य विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यपुस्तक पढ़ सकते हैं और फिर इन 15 सेटों के टेस्ट पेपर कर सकते हैं। प्रबंधन परीक्षा में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर सुव्यवस्थित मुख्य विश्लेषण पर नजर डाली। अनन्या, क्या तुमने एनिमेशन डिजाइन का अध्ययन नहीं किया है? 1 घंटे से अधिक समय में तुमने प्रबंधन के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। अनन्या शर्मा को उनके अतिरंजित स्वर से चिढ़ाया गया। उनके गाल लाल हो गए और कहा, यह 1 घंटा नहीं है। वास्तव में जब मैं एक फ्रेशमैन थी, मैंने दूसरा प्रमुख लिया, जो अर्थशास्त्र था, लेकिन गर्भावस्था के कारण मैंने अस्थायी रूप से दूसरा प्रमुख छोड़ दिया। दूसरा प्रमुख? अनन्या शर्मा का परिवार व्यवसाय में है और वह खुद एक विद्वान है। विश्वविद्यालय ने उसे पसंदीदा एनिमेशन डिजाइन चुना, लेकिन जब वह सोचती है कि सू के पिता बूढ़े होते जा रहे हैं, तो कई बार व्यावसायिक क्षेत्र में वह नए बदलावों और नए रुझानों के साथ नहीं रह पाती है। वह पिता सू को बोझ साझा करने में भी मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने अर्थशास्त्र को अपने दूसरे प्रमुख के रूप में चुना। यद्यपि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अध्ययन और पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उनमें प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों जैसी ही नींव थी, अतः द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी की पाठ्यपुस्तक पढ़कर समझना अधिक आसान था। इसके अलावा किनलैंग स्कूल मुंबई विश्वविद्यालय की तुलना में सख्त नहीं है। अंतिम परीक्षा में शिक्षक आमतौर पर संदर्भ के रूप में 1 दर्जन से अधिक टेस्ट पेपर प्रदान करते हैं। शिक्षक जो मुख्य सामग्री व्यक्त करना चाहता है, उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना मुश्किल नहीं है। मेरे परिवार की अनन्या अद्भुत है और उसने दूसरी मेज भी ली है। अर्जुन सक्सेना ने अंगूठा उठाकर उसकी प्रशंसा की। अनन्या शर्मा द्वारा बताई गई मुख्य सामग्री के साथ अर्जुन सक्सेना की प्रबंधन की समीक्षा बहुत आसान है। एक रात में उन्होंने अनन्या शर्मा द्वारा सूचीबद्ध मुख्य बिंदुओं को पढ़ा और 1 दर्जन से अधिक पेपर सेट पूरे किए। पहले कुछ सेट संतोषजनक नहीं थे, लेकिन जितना पीछे जाना उतना ही बेहतर है। पेपर के अंतिम 5 सेट मूल रूप से 85 से अधिक अंक के हैं। इस स्तर पर अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए प्रबंधन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना के प्रबंधन अध्ययन की समीक्षा की, तो उन्होंने अन्य विषयों के प्रमुख बिंदुओं को भी छांटा। इस तरह व्यावसायिक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, जो मूलतः बहुत जटिल थी, को अर्जुन सक्सेना ने मात्र 2 दिनों में ही अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के पेपर चेक किए और कहा, ठीक है, 4 प्रोफेशनल कोर्स का औसत स्कोर 70 अंक है और पेपर के पहले कुछ सेट कुशल नहीं है, इसलिए इस कारक को हटा दें। अंतिम परीक्षा लगभग 80% होनी चाहिए, खासकर अर्थशास्त्र, लेकिन सभी पेपर पूरे अंक के होते हैं। अर्जुन सक्सेना, मैंने पाया कि यह आपके द्वारा लिया गया सबसे अच्छा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है।
अर्थशास्त्र में व्यवस्थित पुरस्कारों की पूरी व्यवस्था है, बेशक वह इसे अपनी मुट्ठी में रखता है। लेकिन अनन्या शर्मा के सामने अर्जुन सक्सेना ने फिर भी थोड़ा दिखावा किया। उन्होंने खूबसूरती से पलकें झपकाईं, मुस्कराते हुए अनन्या शर्मा की ओर देखा और कहा, अनन्या, तुम्हारे पति और मैं भी वास्तव में एक छिपे हुए विद्वान हैं। अनन्या शर्मा ने जब उसे यह कहते सुना कि वह उसका पति है तो उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने अपना सिर घुमाया और शर्माते हुए कहा, बेचारा मुंह। ठीक है, आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा लगभग पूरी कर ली है। अब आइए हम सार्वजनिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा साथ मिलकर करें। हम सार्वजनिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा साथ मिलकर करेंगे, जैसे कि उन्नत गणित और माओजियो, साथ ही अंग्रेजी और कॉलेज इंडियन। हमारी पाठ्यपुस्तकें एक जैसी हैं। हम अगले कुछ दिनों में साथ मिलकर समीक्षा करेंगे। यह अच्छा है। कॉलेज इंडियन और इंग्लिश कठिन नहीं है। पिछले फाउंडेशन के साथ समीक्षा बहुत तेज है। इसके अलावा अनन्या शर्मा मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने में अच्छी है। एक सुबह में उन दोनों ने लगभग समान मात्रा में समीक्षा की। उन्होंने कई पेपर किए, मूल रूप से 8-10 या उससे अधिक। अनन्या शर्मा की अंग्रेजी सीधे पूर्ण है। दोपहर को खाना खाने और तीनों छोटे लड़कों को सुलाने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को पढ़ाई के लिए कमरे में बुला लिया। लेकिन अर्जुन सक्सेना आज बहुत सक्रिय नहीं थे। उन्होंने अध्ययन कक्ष में जाने से पहले काफी समय कमरे में बिताया। अनन्या शर्मा ने पहले ही पाठ्य पुस्तक को छांट लिया था। अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर भाव देखकर उसने सोचा और पूछा, अर्जुन सक्सेना, इनमें से कौन सा विषय तुम्हें सबसे ज्यादा सिरदर्द देता है? अर्जुन सक्सेना ने उसके सामने रखी पाठ्यपुस्तक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गाओशू और माओगाई हैं। जब मैं इन्हें देखता हूं तो मेरी आंखों में एलर्जी हो जाती है। अनन्या शर्मा ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों कोर्स वाकई मुश्किल हैं। एडवांस मैथमेटिक्स हमारे जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के मैथमेटिक्स से अलग है। कैलकुलस ज़्यादा मुश्किल हिस्सा है। जहाँ तक माओगाई की बात है तो आप विज्ञान में ही पैदा हुए हैं, इसलिए यह ज़्यादा परेशान करने वाला होना चाहिए। विषयों को याद किया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ, मैं मुश्किल से ही उच्च स्कोर वाले प्रश्न हल कर पाता हूँ, लेकिन उच्च स्कोर प्राप्त करना आसान नहीं है। जहाँ तक माओ की बात है तो यह वह है जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। मैं सभी तरह के सिद्धांतों को जानता हूँ, लेकिन उन परिभाषाओं और विभिन्न अवधारणाओं को समझना वाकई सिरदर्द है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, हम साथ में समीक्षा करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अनन्या शर्मा ने उनका उत्साहवर्धन किया। सुंदरी को किनारे पर देखकर अर्जुन सक्सेना ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और उसके साथ समीक्षा करना शुरू कर दिया। उन्नत गणित मुख्य रूप से पेपर बनाने के बारे में है, जिनमें से कुछ प्रोफेसरों द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं और दूसरा भाग एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है जिसे अनन्या शर्मा ने स्वयं पाया है। अनन्या शर्मा ने जब प्रश्न हल किए तो वह बहुत गंभीर थी, जबकि अर्जुन सक्सेना बगल में था, लेकिन वह थोड़ा दिमाग लगा रहा था। उच्च स्तरीय प्रश्न बहुत जटिल थे। अर्जुन सक्सेना ने पिछले 2 महीनों में बहुत सारी कक्षाएं छोड़ दी हैं। गणित एक ऐसी चीज है जिसके लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि कुछ चूकें हैं तो इसे करना बहुत मुश्किल है। बहुत देर तक जब उसने कोई हरकत नहीं की तो अनन्या शर्मा ने सिर घुमाकर देखा और देखा कि अर्जुन सक्सेना एक सवाल से स्तब्ध है। उसने हाथ में पकड़ा हुआ कागज नीचे रख दिया और कहा, शिक्षक ने इस सवाल के लिए एक छोटा सा जाल बिछाया है, तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना है। सवाल सूखा है, ध्यान भटकाने वाले हैं। अनन्या शर्मा ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया, उनके पास पहुंची और उनके स्क्रैच पेपर पर इसका प्रदर्शन किया। अध्याय 99 चुमावे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन अब अनन्या शर्मा विषय पर बात करने के लिए झुकी, लगभग उनकी बाहों पर झुक गई। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और चमेली की हल्की खुशबू सूंघी, जो घर में शैम्पू की गंध थी। अनन्या शर्मा के गोरे चेहरे को देखकर अर्जुन सक्सेना कुछ देर के लिए थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उनकी आंखों में थोड़ा अंधेरा छा गया। कुछ देर बात करने के बाद अनन्या शर्मा ने पाया कि अर्जुन सक्सेना ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा, अर्जुन सक्सेना, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसने अचानक अपना सिर उठाया, लेकिन अर्जुन सक्सेना को बचने का समय नहीं मिला। उनकी नाक की नोक उनकी नाक की नोक से टकराए और उनके मुंह लगभग टकरा गए। अनन्या शर्मा की खूबसूरत आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं और वह अनजाने में पीछे झुक गई, लेकिन उसकी कुर्सी में पीछे की तरफ पीठ नहीं थी, इसलिए वह नीचे गिरने से डर रही थी। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, एक हाथ से उसकी कमर और दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम लिया। अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए और उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लीं। आप ध्यान से नहीं सुनते। आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ? अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए। तुमसे किसने कहा कि तुम बहुत आकर्षक हो? तुम तो मेरे इतने करीब हो, सवाल सुनने का दिल कैसे कर सकता हूँ? अनन्या शर्मा और अधिक शर्मीली हो गई।
उसने अर्जुन सक्सेना को धीरे से धक्का दिया और ड्राफ्ट वाली डेस्क के सामने बैठ गई। क्या ये दूरी ठीक है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यदि आप कक्षा में फेल हो गए तो मैं अगले सेमेस्टर में मेकअप परीक्षा की समीक्षा करने में आपकी मदद नहीं करूंगा। उसने अपने गुलाबी होंठ फुलाए और धमकी दी। अर्जुन सक्सेना ने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ध्यान से सुनूंगा। टीचर सू, कृपया मुझे बताएं। एक विद्वान के रूप में अनन्या शर्मा उच्च संख्याओं के सामने भी कौशल रखती हैं। कई अर्जुन सक्सेना समस्याओं को हल करने के लिए बहुत जटिल लगते हैं, लेकिन उनके हाथों में उन्हें अक्सर कुछ सरल सूत्रों के साथ हल किया जा सकता है। अपनी विद्वान पत्नी की मदद के कारण एक दिन की समीक्षा के बाद अर्जुन सक्सेना का गणित का उच्च स्कोर लगभग 80 अंक था। वह और अनन्या शर्मा इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे और फिर माओ गाई के लिए केवल एक कोर्स बचा था। क्योंकि अर्जुन सक्सेना को लगता था कि सुनाना बहुत उबाऊ है, इसलिए अनन्या शर्मा ने एक अच्छा तरीका सोचा कि माओ गाई में मुख्य बिंदुओं को प्रिंट किया जाए और इसे एक स्टिकी नोट के आकार का बनाया जाए और पूरे घर में चिपका दिया जाए। इस तरह अर्जुन सक्सेना जहां भी जाता है उसे देख सकता है और बिखरी हुई यादें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। तो अगली बार चाची वांग ने पाया कि घर पर अध्ययन का माहौल बहुत मजबूत था। वह गर्म दूध तैयार करने के लिए रेफ्रिजरेटर खोलने गई, लेकिन रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर बहुत सारे ज्ञान बिंदु थे। वह मेज पर रखे बर्तन साफ करने और मेज पोंछने जा रही थी और मेज के चारों ओर छोटे छोटे नोट भी बिखरे पड़े थे। लिविंग रूम में सोफे पर, बेडरूम में बेडसाइड लैंप पर और यहाँ तक कि शौचालय में लगे दर्पण पर भी। अपने युवा जोड़े को इस तरह सीखते हुए देखकर चाची वांग अपनी चाची की मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सकी। जून के अंत तक अर्जुन सक्सेना ने लगभग समीक्षा पूरी कर ली थी और अनन्या शर्मा ने भी उनकी समीक्षा में मदद करने के कारण अर्थशास्त्र का कोर्स फिर से शुरू कर दिया। इनमें से वित्तीय निवेश का शेयर वाला हिस्सा अनन्या शर्मा ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। डिनर के दौरान अनन्या शर्मा ने संकोच से कहा, अर्जुन सक्सेना, मैंने हाल ही में आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ी है और मुझे लगता है कि स्टॉक की लाइन बहुत दिलचस्प है। मैं स्टॉक मार्केट में जाकर इसे आजमाना चाहती हूँ। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ, क्या आपने पहले कभी स्टॉक में कारोबार किया है? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आपकी पाठ्यपुस्तक पढ़ी थी और मुझे लगा कि लाइन चार्ट का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता था। अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, चूंकि यह पहला प्रयास है तो पहले 100,000 रुपये से पाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पैसे कमाते हैं या खोते हैं, मुख्य बात यह है कि आप इसे आजमाना चाहते हैं, फिर बस मजे करें। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और उस रात शेयर बाजार का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हालांकि अर्जुन सक्सेना ने उसे 100,000 रुपये के साथ खेलने के लिए कहा था, अनन्या शर्मा को लगा कि 100,000 रुपये थोड़े ज्यादा हैं। वह भी दिलचस्पी रखती थी और इसका अभ्यास करना चाहती थी, इसलिए उसने बस 50,000 रुपये लिए और इसे आजमाया। शुई रात भर के लाइन चार्ट का अध्ययन करने के बाद अनन्या शर्मा ने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक चुना। अगले दिन बाजार खुलने के बाद उसने एक स्टॉक अकाउंट के लिए पंजीकरण कराया, जो थोड़ी देर में खुल गया और फिर उसने 50,000 रुपये में स्टॉक खरीद लिया। देखते ही देखते 28 जून आ गया। आज अनन्या शर्मा की अंतिम परीक्षा का पहला दिन है। वह सुबह जल्दी उठी, घर पर बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध बनाया, नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज सुबह 2 विषय हैं। पहली परीक्षा 8 बजे शुरू होगी। वह थोड़ा पहले जाने की योजना बना रही है। अर्जुन सक्सेना ने 3 छोटे खजानों को धक्का देकर उसे दरवाजे पर देखा। क्या आप सब कुछ साथ लाए हैं? आईडी कार्ड और स्टेशनरी बैग? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं सब कुछ ले आई हूँ, फिर चलती हूँ। रुको, अर्जुन सक्सेना ने उसे रोका, आरव को उठाया और कहा, आज मम्मा की अंतिम परीक्षा का दिन है। बेशक, बच्चों को मम्मा को बाहर जाने के लिए एक भाग्यशाली चुंबन देने दो। आरव से शुरू करते हुए बाबा ने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर मां के पास भेज दिया। उसने खुशी से अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसके छोटे से मुंह में क्रिस्टल की तरह साफ लार थी, जो अनन्या शर्मा के चेहरे पर छपी थी। आन्या चतुर और शरारती है। वह सुबह उठी ही थी जब वह ऊर्जा से भरी हुई थी और बाबा ने उसे मामा को चूमने के लिए भेजा था। छोटे लड़के ने न केवल एक चुंबन भेजा, बल्कि मामा के कपड़े भी खींचे और उनकी गर्दन पर खुशबू लगाए। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी रिया की। छोटा सा बच्चा कोमल और चिपचिपा था। मां को चूमने के बाद वह बड़बड़ाता रहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, क्या हम रिया मम्मा को खुश रहने के लिए कह रहे हैं? जब केशन ने बाबा की आवाज सुनी तो वह खुशी से मुस्कुराए। उसका छोटा सा सिर धीरे धीरे हिल रहा था, मानो वह बाबा की बात की पुष्टि कर रही हो।
3 छोटे बच्चों के भाग्यशाली चुंबन के साथ अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं अब बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और मैं आज परीक्षा निश्चित रूप से पास करूंगी। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा, अपनी आंखें घुमाईं और अचानक कहा, हमारे परिवार की अनन्या एक टॉप छात्रा है। सिर्फ परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने होंगे। बच्चों का भाग्यशाली चुंबन माँ को आसानी से पास करा सकता है, फिर उच्च अंक क्या, इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अनन्या शर्मा को कुछ याद आया, उसके गाल लाल हो गए और उसकी आंखें घूम गईं और उसने पूछा, क्या जोड़ें? अर्जुन सक्सेना ने अपनी छोटी बेटी को वापस स्ट्रॉलर में बिठाया और अनन्या शर्मा के पास जाकर कहा, अनन्या, तुम खाना खाने के तुरंत बाद अपना मुंह पोंछना भूल गई। तुम्हारे मुंह पर अभी भी बाजरे के दाने हैं। अनन्या शर्मा ने जल्दी से अपना हाथ पोंछने के लिए उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ उठाते, अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे कर लिया। पहले तो यह एक साधारण चुंबन था, लेकिन अर्जुन सक्सेना के वहां पहुंचने के बाद शायद उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना एक हाथ अनन्या शर्मा के सिर पर रखा और चुंबन को गहरा कर दिया। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद अनन्या शर्मा ने अचानक संघर्ष किया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से अर्जुन सक्सेना को धक्का दिया और कहा, मेरी सांस फूल रही है। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने उसे छोड़ दिया। यह उनके बीच पहला आधिकारिक चुंबन था। स्वाद बहुत अच्छा है। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन अनन्या शर्मा का चेहरा हमेशा लाल रहता था और उसे नहीं पता था कि वह शर्मीली थी या खुद को रोके हुए थी। उसने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वह पलट गई और भाग गई। उसके पीछे से अर्जुन सक्सेना की तेज हंसी आई और वाक्य, अनन्या धीरे भागो, इतना मत शर्माओ, ऐसी बात भविष्य में अक्सर होगी। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो उसके पूरे शरीर में आग लग गई। वह जल्दी से लिफ्ट में घुसी और क्लोज बटन दबाया। ये पुष्टि करने के बाद कि लिफ्ट नीचे जाने लगी है, अनन्या शर्मा थोड़ा शांत हुई। उसने अपना हाथ उठाया और अपने गुलाबी होठों को छुआ, जिनमें अभी भी उस चुंबन की गर्माहट थी। अध्याय 100, अगली बार लंबे चुंबन के लिए संघर्ष करें। अनन्या शर्मा खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपना फोन निकाला, मेमो खोला, आज की तारीख लिखी और उसके बाद एक वाक्य जोड़ा, अर्जुन सक्सेना के साथ मेरा पहला चुंबन। ये तो स्पष्ट था कि उसने ये वाक्य अपने मोबाइल फोन से टाइप किया था, लेकिन अनन्या शर्मा को लगा कि यह हाथ से लिखने से कहीं ज्यादा रोमांचक था। वह अपने दिमाग में अभी अभी की तस्वीर को याद किए बिना नहीं रह सकी और उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। अनन्या शर्मा ने उसकी छाती पकड़ ली और धीरे से कहा, अनन्या शर्मा, क्या तुम किसी चीज में अच्छे हो? इतना कहने के बाद वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। जब वह लिफ्ट से बाहर निकला तो उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया था। अनन्या शर्मा नीचे खड़ा था, जो कुछ हुआ था उसे याद कर रहा था और अपने गुलाबी होंठों को फुलाए बिना नहीं रह सका। उसने झुंझलाहट में अपने कंधे झुका लिए और बुदबुदाया, अनन्या शर्मा, तुम बहुत बेकार हो। पहली बार जब मैंने किस किया था तो 10 सेकंड से ज्यादा समय बाद ही मेरी सांस फूल गई थी। अगर तुम थोड़ी देर और टिके रहे तो अर्जुन सक्सेना जरूर ज्यादा देर तक टिकेगा। अगली बार आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। अनन्या शर्मा ने तय किया कि वह तैरना सीखेगी, क्योंकि तैरने का पहला सबक सांस रोकना सीखना है। जितनी देर वह अपनी सांस रोक पाएगी उतनी देर वह अर्जुन सक्सेना को चूम पाएगी। यह सोचकर अनन्या शर्मा फिर खुश हो गई, क्योंकि उसका दिल मीठा था। उसके कदम तेज हो गए और स्कूल की ओर चल पड़ी। मुंबई विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा एक ही तिथि पर है, इसलिए चाहे आप नए हो या वरिष्ठ, आपको आज ही परीक्षा देने के लिए आना चाहिए। अनन्या शर्मा लंबे समय से लुप्त कक्षा में आए और जैसे ही वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसने तुरंत अपने सहपाठियों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। अनन्या शर्मा को देखकर छात्र आश्चर्यचकित हो गए। अप्रत्याशित रूप से, मैंने लगभग 1 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा है और स्कूल का फूल अधिक से अधिक उज्ज्वल है। कई सहपाठियों ने उसे उत्साह से देखा, लेकिन चूंकि अनन्या शर्मा की स्कूल में आमतौर पर एक ठंडी छवि थी, इसलिए किसी ने भी आगे आकर नमस्ते करने की हिम्मत नहीं की। भीड़ में एक बहुत ही अप्रिय व्यक्ति था। ये व्यक्ति अनन्या शर्मा के बगल वाले छात्रावास से है। उसका रूप रंग अच्छा है। जब अनन्या शर्मा स्कूल में नहीं थी तो सभी कहते थे कि वह क्लास की लड़की है, लेकिन अब जब अनन्या शर्मा आई है तो सभी की नज़रें उस पर टिकी हैं। तुरंत ही वह फिर से अनन्या शर्मा की ओर आकर्षित हो गया। जब अनन्या शर्मा उसके पास से गुजरी तो उसने जानबूझकर अपने आसपास की लड़कियों से छोटी छोटी बातें शुरू कर दीं। यो, क्या ये हमारे विश्वविद्यालय का फूल नहीं है? तुम यहाँ एक सेमेस्टर से नहीं आए हो, इसलिए तुम सिर्फ अंतिम परीक्षा देने आए हो। अच्छे छात्र कक्षा में नहीं जाते और उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। शब्दों के अंदर और बाहर यिन और यांग की विचित्रता है। सिमरन रेड्डी और बाकी लोग संयोग से यहीं थे। लड़की की सीट के पास से गुजरते हुए सिमरन रेड्डी ने उसकी मेज के पैर पर लात मारी और कहा,
अगर बोलना है तो जोर से बोलो, क्या फुसफुसा रहे हो? सिमरन रेड्डी द्वारा इतनी सीधी डांट खाने पर लड़की अचानक दुखी होकर बोली, क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अनन्या शर्मा एक सेमेस्टर स्कूल नहीं आई थी, इसलिए वह सीधे फाइनल एग्जाम में आ गई, जिससे ये साफ हो गया कि वह पढ़ना नहीं चाहती थी और उसे फेल होना ही था। प्रिया मेहता ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अनन्या विद्वान है, इसलिए वह क्लास में फेल नहीं होगा। सिमरन रेड्डी ने सीधे कहा, कुछ लोग न केवल पढ़ाई नहीं कर सकते बल्कि उनकी याददाश्त भी खराब होती है। अनन्या ने अपने दूसरे वर्ष के क्रेडिट पूरे कर लिए हैं और स्कूल ने उसे कक्षा के लिए इसका उपयोग न करने की मंजूरी दे दी है। यह एक छोटी सी अंतिम परीक्षा है, आपको इसके बारे में चिंता करने के बजाय हमारे विश्वविद्यालय के गुंडे के बारे में चिंता करनी चाहिए। आप अपने बारे में क्यों नहीं चिंता करते? जो लोग पिछले सेमेस्टर में 2 कोर्स में फेल हो गए, वे कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि वे यहाँ पूरे अंक प्राप्त करते हैं? लड़की का चेहरा बदल गया, लेकिन सिमरन रेड्डी ने जो कहा वह सच था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, वह सिर्फ भौहें सिकोड़ सकती थी और गुस्से से अपने पैर पटक सकती थी और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तीनों रूममेट अनन्या शर्मा के बगल में बैठ गए और जूजिंग ने कहा, अनन्या, उन लोगों की बकवास मत सुनो, हमें विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, वह आज की परीक्षा को लेकर आश्वस्त थी। निरीक्षक तुरंत अंदर आए और कक्षा में शांति छा गई। पेपर भेजे जाने के बाद अनन्या शर्मा ने प्रश्न पर नजर डाली, अपना सिर नीचे किया और लिखना शुरू कर दिया। अनन्या शर्मा ने 2 घंटे की परीक्षा 1 घंटे में ही पूरी कर ली। उसने पेपर पलटकर टेबल पर रख दिया और हाथ उठाकर टीचर को इशारा किया कि वह पेपर समय से पहले जमा करना चाहती है। निरीक्षक ने समय पर नजर डाली। परीक्षा समाप्त होने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन चूंकि वह अनन्या शर्मा थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह पास आए और भरे हुए टेस्ट पेपर पर नजर डाली और इशारा किया कि अनन्या शर्मा बाहर जा सकती है। अनन्या शर्मा उदारतापूर्वक कक्षा से बाहर चली गईं और अन्य छात्र उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, विद्वान तो विद्वान ही होता है, मैंने अभी उसका आधा भी नहीं किया है और विद्वान ने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है। जब लड़की ने अभी यह वाक्य सुना तो उसकी भौहें तन गईं और उसने मन ही मन सोचा, ये सब एक जैसे पेपर हैं। अनन्या शर्मा इस सेमेस्टर में क्लास में नहीं आई, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? यह अवश्य ही लिखा गया होगा और इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया होगा, केवल जानबूझकर दिखावा करने का प्रयास किया गया होगा। मैं निश्चित रूप से कक्षा में फेल हो जाऊंगा। सुबह 2 परीक्षाएं थीं। हालांकि अनन्या शर्मा ने समय से पहले ही लिखना समाप्त कर लिया था, फिर भी उसे दूसरी परीक्षा के लिए इंतजार करना था, इसलिए वह शिक्षण भवन के बगल में स्थित पुस्तकालय में चला गया और चुपचाप अगली परीक्षा का इंतजार करने लगा। घर पर अर्जुन सक्सेना खाली नहीं रहता था। अनन्या शर्मा के परीक्षा देने जाने के बाद उसने गर्मी की छुट्टियों में घर जाने के बारे में सोचा, क्योंकि कुछ ही दिनों में छुट्टियां होने वाली थीं। 3 बच्चों के साथ हाई स्पीड ट्रेन लेना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्टेशन पर बहुत अधिक लोग होते हैं और यह एक ऐसी जगह है जहां बच्चों के अपहरण के मामले बहुत अधिक होते हैं। उसके परिवार में 3 बच्चे हैं और मानव तस्करों द्वारा उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए वह मुंबई से अहमदाबाद तक का टिकट बुक करने जा रहा था। फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले उसने सोचा कि बच्चा अभी 2 महीने से ज्यादा का है और अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है। उसे नहीं पता था कि वह विमान से यात्रा कर पाएगा या नहीं। उसने एक एयरलाइन चुनी और दूसरे पक्ष के ग्राहक सेवा फोन पर कॉल किया। महोदय, 2 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को हवाई जहाज में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि हवाई जहाज के उड़ान भरने और उतरने के दौरान शोर अपेक्षाकृत अधिक होता है और कई बच्चे इसके आदी नहीं होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन सक्सेना ने फोन रख दिया, अपने फोन पर टिकट बुकिंग इंटरफेस को देखा और निर्णायक रूप से पीछे हट गए। वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे बच्चे को कोई खतरा हो। मैं हवाई जहाज से नहीं जा सकता और हाई स्पीड ट्रेन भी असुविधाजनक है। ऐसा लगता है कि मैं वापस सिर्फ खुद ही गाड़ी चलाकर आ सकता हूँ। सौभाग्य से उसे 18 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। वह अक्सर सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एसएफ एक्सप्रेस पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों की वैन चलाता है। हालांकि वह बूढ़ा ड्राइवर नहीं है, लेकिन हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए ये काफ़ी है। अर्जुन सक्सेना ने इस बारे में सोचा और अपने परिवार की वर्तमान बचत का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मेरे पास जो पैसा है उसमें से सॉफ्ट फर्निशिंग और दुकान का किराया, सजावट और इस अवधि के दौरान रहने का खर्च घटाने के बाद मेरे पास अभी भी 200,000 बचे हैं। साथ ही झाओफेयू के पूर्व मार्शल आर्ट क्यूरेटर ने उन्हें 20-10 हज़ार का भुगतान किया था और पिछले कुछ दिनों में दुकान की आय 24,000 है
और मेरे पिता से 5,000 से अधिक का रहने का खर्च, कुल मिलाकर 430,000 है। मेरे पास 430,000 रुपये हैं और मैंने 400,000 का स्कूटर खरीदा है, कोई समस्या नहीं। घर पर 3 बच्चे होने के कारण बिना कार के यात्रा करना वास्तव में असुविधाजनक है। कार खरीदने की तैयारी करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने खुद ही अहमदाबाद जाने का फैसला किया। उसने नक्शा खोला और मुंबई से अहमदाबाद की दूरी देखी। पूरी यात्रा करीब 1,300 किलोमीटर है और गाड़ी चलाने में 13 घंटे लगते हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। यह मानते हुए कि थके होने पर गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है, अर्जुन सक्सेना ने रात में एक जगह खोजने का फैसला किया। आराम करो, अहमदाबाद के लिए 2 दिन खुले हैं। अध्याय 101। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा कार खरीदने और घर जाने पर चर्चा करते हैं। इस बारे में सोचने के बाद अर्जुन सक्सेना ने मुंबई की कार खरीद नीति की जांच शुरू की। कार खरीदना बहुत आसान है, बस पैसे लें और ब्रांड और मॉडल चुनें। हालांकि मुंबई में पिछले कुछ सालों में लाइसेंस प्लेट मिलना मुश्किल लगता है। उनके माता पिता यहां से लाइसेंस प्लेट प्राप्त करते थे, लेकिन वह 20 साल से भी अधिक समय पहले की बात है। 5 वर्ष पहले जब परिवार दिवालिया हो गया तो परिवार की कार और लाइसेंस प्लेट एक साथ बेच दी गईं। झोंग्यांग विश्वविद्यालय में वापस आने के बाद उन्होंने समय समय पर अपने सहपाठियों से इस तथ्य के बारे में बात करते सुना कि मुंबई में एक लाइसेंस 100,000 रुपये से अधिक में बेचा जा सकता है। संभवतः अब कार लाइसेंस के लिए शर्तें बहुत सख्त हैं। अर्जुन सक्सेना ने इंटरनेट पर जांच की और अब मुंबई का लाइसेंस लॉटरी द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता है और लॉटरी के लिए घरेलू पंजीकरण जैसी प्रासंगिक योग्यता की भी आवश्यकता होती है और उसे कतार में लगना पड़ता है। पात्र नहीं है, ब्लू कार्ड तो निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं होने वाला है। अर्जुन सक्सेना हाल के वर्षों में चलन में आए नए ऊर्जा ग्रीन कार्ड की जांच करने गए थे। कई शहरों में ग्रीन कार्ड पर बहुत कम प्रतिबंध हैं, लेकिन उन्हें मुंबई की नीतियों के बारे में पता नहीं है। अर्जुन सक्सेना मुंबई में ग्रीन कार्ड की तलाश में गए तो पता चला कि वे भी विदेशी हैं, जिन्हें मुंबई में घरेलू पंजीकरण की जरूरत है या फिर 2 साल तक सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करना है। इस तरह से ग्रीन कार्ड काम नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था कि कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। अर्जुन सक्सेना अपने बाल खुजलाते हुए सोच ही रहे थे कि क्या कोई और उपाय है कि तभी बेडरूम से बच्चे के रोने की आवाज आई। जब बच्चे जाग गए तो अर्जुन सक्सेना ने तुरंत फोन रख दिया और बच्चों को देखने के लिए कमरे में चले गए। तीनों नन्हे बच्चों ने नाश्ता किया और 1 घंटे से ज्यादा सोए। वे सभी इस समय जाग गए। आंटी वांग और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें नए डायपर पहनाए और दूध पाउडर पिलाया। नन्हे बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बड़ी आंखें बिस्तर पर खेल रही थीं। बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं और उनके सोने का समय लगातार कम होता जा रहा है। अब उनके साथ समय बिताने का अच्छा समय है। अर्जुन सक्सेना ने आंटी वांग को बाहर जाकर अन्य काम करने के लिए कहा और वे तीनों बच्चों के साथ कमरे में चले गए। कल रात अर्जुन सक्सेना ने जानबूझकर यह खोजा कि 2 महीने के बच्चों को ब्रश करते समय किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। 2 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। इस समय माता पिता उन्हें बेहतर विकास में मदद करने के लिए कुछ लक्षित प्रशिक्षण दे सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने कल दर्ज की गई विधि के अनुसार शिशुओं को प्रशिक्षित किया। उनके हाथ में एक रंगीन परीक्षा वाली किताब थी, जिसे अनन्या शर्मा रात को सोते समय बच्चों को सुनाती थीं। चूंकि यह बच्चों की किताब है, इसलिए इसके रंग बहुत चमकीले और समृद्ध हैं। ये 2 महीने के बच्चे की नज़र को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता है। अर्जुन सक्सेना की योजना सबसे पहले बच्चों को नेत्र ट्रैकिंग प्रशिक्षण देने की है, अर्थात बच्चों को किताबों के अनुसार अपनी आंखें घुमाने के लिए प्रशिक्षित करना तथा बच्चों की दृश्य एकाग्रता का अभ्यास कराना। अर्जुन सक्सेना ने कहानी की किताब तीनों नन्हे बच्चों के सामने पकड़ी और अपनी आवाज से उनका ध्यान आकर्षित किया। आरव, आन्या, रिया, पिताजी के हाथ को देखो। छोटे बच्चों ने बाबा की आवाज सुनी और उनकी नजरें तुरंत अर्जुन सक्सेना के हाथ में रखी रंगीन कहानी की किताब पर टिक गईं। ये देखकर कि तीनों छोटे बच्चे पूरी तरह एकाग्रचित थे, अर्जुन सक्सेना ने धीरे धीरे किताबों को दाएं बाएं हिलाना शुरू कर दिया और किताबों के साथ साथ तीनों बच्चों की आंखें भी हिलने लगीं। आन्या का व्यक्तित्व जीवंत है और वह अक्सर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। आधे मिनट तक किताब पढ़ने के बाद उसकी नज़रें दूसरी तरफ चली जाती हैं, इसलिए अर्जुन सक्सेना उसका ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए सिर्फ कुछ बोल ही सकता है। हालांकि बीच में थोड़ी समस्या थी, लेकिन बच्चे पीछे पीछे चले और अच्छी तरह से जुड़ गए। बीच में आन्या की नज़र किताब पर से हट गई। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वह तकिए के पास रखे छोटे खिलौने की ओर आकर्षित हो गई थी। अर्जुन सक्सेना 1 मिनट से ज्यादा समय तक आगे पीछे झूलते रहे और फिर अभ्यास समाप्त कर दिया। हर बार पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगा।
बच्चों की आंखों पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना दृष्टि के विकास के लिए अच्छा नहीं है। पीछा करने की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन सक्सेना ने उन्हें पीछा करने की प्रैक्टिस करवाने की योजना बनाई। वह एक खड़खड़ाहट और एक छोटा रेत का हथौड़ा लेकर आया और उसे बच्चों के दोनों तरफ रख दिया। पहले बाएं हाथ में रेत का हथौड़ा हिलाया तो उससे जो आवाज निकली उसने बच्चों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। तीनों छोटे लड़के अपने सिर दाईं ओर झुकाकर अर्जुन सक्सेना के हाथ में छोटे रेत के हथौड़े को देखने लगे। तभी अर्जुन सक्सेना ने अपने दाहिने हाथ में खड़खड़ाहट को फिर से हिलाया और छोटे बच्चे खड़खड़ाहट की आवाज का पीछा करते हुए फिर से बाईं ओर मुड़ गए। तीनों नन्हे बच्चों की हरकतें साफ सुथरी और एक समान थीं। वे इतने प्यारे लग रहे थे कि अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं सके। जब छोटे बच्चों ने बाबा की हंसी सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना सिर सीधा कर लिया और 3 जोड़ी बड़ी काली आंखें अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगीं। अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि वह भी एक तरह के वॉयस मेकअप बन जाएंगे। अपने सामने प्यारे बेटे बेटियों को देखकर वह मुस्कुराए और बोले, हमारा परिवार आरव, आन्या और रिया कमाल के हैं, आपको तो सुनना ही आता है। पोजीशन में अर्जुन सक्सेना ने तीनों नन्हे बच्चों के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक खेला और फिर तीनों थककर सो गए तथा दोपहर को अनन्या शर्मा के वापस आने तक सोते रहे। जब अर्जुन सक्सेना ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वह तुरंत उठकर प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। जैसे ही अनन्या शर्मा दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और उसने अर्जुन सक्सेना को देखा, उसे तुरंत सुबह का चुंबन याद आ गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर 2 लाली उड़ गईं। अर्जुन सक्सेना ने पूछा, अनन्या, सुबह की परीक्षा कैसी रही? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी, और फुसफुसाते हुए कहा, यह अच्छी बात है, मैं बच्चों को देखने जाऊंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह दौड़ता हुआ शयन कक्ष में चला गया। चाची वांग ने रसोई से अपना सिर बाहर निकाला, केवल अनन्या शर्मा की पीठ को देखने के लिए। उसने संदेह से पूछा, मैडम, आज क्या बात है? अर्जुन सक्सेना ने अनुमान लगा लिया कि अनन्या शर्मा क्या सोच रही थी, और शायद वह अभी भी सुबह के भाग्यशाली चुंबन को लेकर शर्मिंदा था। वह मुस्कुराए और बोले, ठीक है। माँ वापस आई, तीनों छोटे बच्चों को गले लगाया और थोड़ी देर के लिए उन्हें चूमा, और जल्द ही तीनों छोटे लड़कों को जगा दिया। लेकिन माँ को देखकर, जिन्होंने उसे पूरी सुबह नहीं देखा था, तीनों छोटे लड़के बिस्तर से बाहर भी नहीं निकले। वे सुशी को गले लगाने में खुश थे। हान की गर्दन को गले लगाया जाना चाहिए। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को बुलाया और तीनों बच्चों को लिविंग रूम में कालीन पर खेलने के लिए ले आईं। अर्जुन सक्सेना को सुबह की बात याद आ गई और वह अनन्या शर्मा से बात करने लगे। अनन्या, मैंने इस बारे में काफ़ी समय तक सोचा है। इस बार हम अहमदाबाद वापस जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें खुद ही गाड़ी चलाकर वापस जाना होगा। मैंने सुबह टिकट बुक करने की योजना बनाई, लेकिन एयरलाइन ने कहा कि 2 महीने के बच्चे उड़ान भरने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो स्टेशन पर बहुत से लोग होंगे और बुरे इरादों वाले तस्कर भी हो सकते हैं। चलो हम तीनों को साथ ले चलते हैं। बच्चे, यह असुविधाजनक है, सबसे अच्छा यही है कि तुम खुद ही गाड़ी चलाकर वापस आ जाओ। अनन्या शर्मा ने उनकी बात सुनी, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वापस गाड़ी चलाना अच्छा है। ऐसा होता है कि बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब वे खुद गाड़ी चलाते हैं तो वे उन्हें ट्रंक में रख सकते हैं और बहुत सारा सामान ला सकते हैं। हमारे पास अब कुछ बचत भी है, इसलिए हम उन्हें सीधे कार खरीद सकते हैं। वैसे मैं भी एक कार खरीदना चाहता हूँ। इससे परिवार के लिए यात्रा करना सुविधाजनक होगा, लेकिन मुंबई की नंबर प्लेट आसानी से नहीं मिलती। अर्जुन सक्सेना ने सुबह देखे गए नीले और हरे कार्डों की जानकारी अनन्या शर्मा के साथ साझा की। अनन्या शर्मा की बात सुनकर उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, अगर हमारे पास लाइसेंस प्लेट नहीं है तो हम कार खरीदने पर उसे चला नहीं सकते, इसलिए चलो कार किराए पर लें और वापस चलें। कार किराए पर लेते समय लाइसेंस प्लेट के मुद्दे पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।